देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया है, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जीपी। तो तनु को हम बता देते, देखो क्योंकि तुम आज ज्वाइन कर रहे हो तो दिक्कत कुछ नहीं होगा। वैसे ये सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट है, बट दोनों अलग अलग होता है, मतलब हम ये बता देते हैं, ठीक है। अभी ज्यादा मतलब सोचने वाला बात है नहीं, ठीक हो। ये सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर है जिसमें हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेस कर चुके हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेस करेंगे, लेकिन इसके साथ इसका कोई लिंक है भी नहीं, तो आज जो है चैप्टर नया ही लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये एपी यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्लास हम शेयर कर देंगे, और फिर हम बता भी देंगे क्या करना है, ठीक है। अभी क्लास करो, हम इतना ही बता रहे, कंटिन्यूएशन चैप्टर है लेकिन प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज टॉपिक अलग हो जा रहा है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आया तनु को मेरा बात? जी मैम आया। ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। ठीक है, देखो हम लोग जियोमेट्रिक प्रोग्रेस आज स्टार्ट करेंगे। हम थोड़ा सा यहाँ, हाँ ये रहा हम लोग का जियोमेट्रिक प्रोग्रेस, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में हम लोग जीपी बोलेंगे, जैसे पहले वाला हम लोग एपी बोल रहे थे, इसको शॉर्ट में हम लोग जीपी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में एग्जाम में तुम लोग को जियोमेट्रिक प्रोग्रेस पूरा लिखा हुआ नहीं भी मिल सकता है, ये शॉर्ट फॉर्म मिल सकता है, ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेस। अच्छा, अब जियोमेट्रिक प्रोग्रेस क्या है, देखो अगर हम लोगों के पास कुछ कलेक्शन ऑफ डेटा है, ठीक है, मतलब नंबर नंबर का कलेक्शन है, और जो नंबर अपने अंदर एक सीक्वेंस में, मतलब एक लॉ या रूल्स को फॉलो करके एक के बाद एक बने हुए हैं, तो उसे हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। ये मैंने देखो तुम लोग को सीक्वेंस जब मतलब जब एपी स्टार्ट किया था तब मैंने ये वाला बात बताया था, अभी फिर से बता रहे। जैसे मान लो मैंने एक डेटा लाइन बाय लाइन लिखा, 2, 4, 8 और 16, ठीक है। तो ये कैसा सीक्वेंस है, ये देखो इंक्रीजिंग वाला सीक्वेंस है। इंक्रीजिंग क्यों? क्योंकि देखो 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये इंक्रीज कैसे कर रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है, मतलब किस तरीके से खुद में इंक्रीज किया है। तो बता सकते हो कैसे इंक्रीज हुआ है? बोलो कैसे इंक्रीज। दो ही तरीके से हो सकता है, या तो ऐड होके या तो मल्टीप्लीकेशन। कोई भी चीज बढ़ कैसे सकता है मैथमेटिक्स में, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, और कम होने का मतलब है माइनस और डिवाइड। तो मुझे बोलो वो कैसे हुआ है? मल्टीप्लिकेशन से। हाँ, कितना मल्टीप्लीकेशन हुआ है बोलो। अच्छा दिखाते हैं। टू। गुड। हाँ बोलो बोलो। कहाँ चला गया? ये रहा। बोलो कितना कितना मल्टीप्लाई करके हुआ है? टू। 2। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, ठीक है। गुड इवनिंग अश्विनी। गुड इवनिंग मैम। देखिए, तो ऐसे करके इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, सीरीज कैसे इंक्रीज हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन करके। तो बेसिकली जियोमेट्रिक का मतलब है कि ये जो प्रोग्रेशन होते जा रहा है वो मल्टीप्लिकेशन होके होगा, ठीक है। अच्छा, और एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक 5, 15, 45 और 135। इसमें बताओ कैसे करके इंक्रीज इंक्रीज हुआ है, वो तो दिख रहा है, वो तो देखने से ही पता चल रहा है। 5 के बाद 15 है तो इंक्रीज हुआ है, उसके बाद 45, 135। तो ये बताओ कैसे इंक्रीज हुआ है? 3 से मल्टीप्लाई हुआ। 3 मल्टीप्लाई हुआ है, करेक्ट। ये देखो 5 × 3, 15 × 3, 45, 45 × 3, चेक करके देख लो कैलकुलेटर में, अगर ये ओरली नहीं कर पाते हो तो 135 हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये समझ में आ रहा है कि ये जो प्रोग्रेशन है ये कैसा होगा। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन होके डेटा जो है अपने अंदर, ये देखो ये क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ नंबर्स, ठीक है। नंबर अपने अंदर जो मतलब एक के बाद एक नंबर बन रहा है, तो वो कैसे बन रहा है, वो नॉर्मली इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है।
अब देखो शॉर्टर टू ग्रेटर भी हो सकता है, ग्रेटर टू शॉर्टर भी हो सकता है, वो बात अलग है, लेकिन कैसे हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और मल्टीप्लीकेशन करके हो रहा है, एक ही तरीके से होना चाहिए, ठीक है। जैसे इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, कुछ और नहीं, जैसे इंटू थ्री इंटू फाइव हो गया, फिर इंटू सिक्स हो गया, वैसे करने से नहीं होगा, एक रूल्स पे जो है एप्लीकेबल होना चाहिए। तो रूल्स क्या है, हर जगह पे मल्टीप्लीकेशन बाय टू, रूल्स क्या हुआ यहाँ पर, हर जगह पे मल्टीप्लीकेशन बाय थ्री। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो फाइव है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये सबको टर्म बोला जाता है। जैसे ये देखो, हम यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं, इसी से समझा देते हैं। यहाँ पर ये जितने भी डेटा लिखे हुए हैं, गुड इवनिंग सुमित। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, ये देखो, ये जो है फाइव जो है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलेंगे, सेकंड में है तो सेकंड टर्म, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, थर्ड में है तो थर्ड टर्म। इसको फोर्थ टर्म, ठीक है। और आगे होगा तो फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट ऐसे करके होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको कैसे डिनोट करते हैं, जैसे टर्म को मैथ्स में टी से डिनोट करते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे टी1, इसको बोलेंगे टी2, ये टी3 और ये टी4, क्योंकि टी4 तक है। अच्छा, टी1 को और एक चीज से भी डिनोट किया जाता है, दैट इज ए, ठीक है। ए यानी कि फर्स्ट टर्म और टी1 मतलब भी फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा, देखो ये फॉर्मूला है, मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। देखो, तो कुछ चीज तो हमें जो है मैथमेटिकली जैसे प्रूफ के टाइम पे ये सारे फॉर्मूले बने होंगे तो उसी हिसाब से ही याद करना पड़ेगा। तो ये ए फर्स्ट टर्म को बोला जाता है और टी1 भी बोला जाएगा, बाकी तो टी2 टी3 टी4 एंड सो ऑन ऐसे करके चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इंटू थ्री है, इसको क्या नाम दे, इंटू थ्री जो है इसको हम लोग बोलेंगे, इसका भी एक नाम है, इसको बोला जाता है, यहाँ पर लिख देते हैं, ये जितने भी इंटू थ्री है इसको बोला जाता है कॉमन रेशियो, ठीक है। इसको बोला जाता है कॉमन रेशियो, और इसको कैसे डिनोट करेंगे, स्मॉल आर से, ठीक है। इसको बोला जाता है कॉमन रेशियो, ठीक है। अच्छा, अब कॉमन रेशियोस को स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, और कभी अगर हमें आर कैलकुलेट करना हो क्वेश्चन में तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, आर का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है, आर इक्वल टू होगा एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। देखो हम समझाते हैं कैसे, क्या ये सच में एप्लीकेबल होगा कि नहीं। जैसे देखो, अभी हम लोगों ने इसी पे कैलकुलेशन किया ना, क्या आर हम लोग, आर का वैल्यू हम लोग का क्या है, हर बार थ्री है, क्या ये वाला जो फॉर्मूला है ये अप्लाई करके हम लोग थ्री निकाल सकते हैं, चेक करके देखते हैं। वैसे भी देखो तुम लोगों ने कैसे निकाला होगा, तुम लोग ऐसे देख के समझ गए होगे, 5 into 3 फिर 15 into 3 किए होगे तो तुम लोग का आंसर आ रहा होगा। गुड इवनिंग क्रिश। गुड इवनिंग क्रिश। देखो आवाज नहीं जा रहा, देखो एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म करना है, तो अगर फाइव ले लेते हैं हम लोग, सपोज हम लोगों ने फाइव ले लिया एनी टर्म, तो उसके प्रीवियस टर्म तो कुछ है नहीं, तो ये जो आर निकालने का तरीका है वो फाइव पे एप्लीकेबल होगा नहीं। और वैसे भी देखो, एक चीज अगर ध्यान से देखोगे तो फाइव पे कुछ आर का इम्पैक्ट उस पे नहीं आया, 15 पे आया है। देखो फाइव में थ्री मल्टीप्लाई हुआ तब 15 आया है, ठीक है। फाइव पे थ्री मल्टीप्लाई होके, मतलब किसी डेटा पे थ्री मल्टीप्लाई होके फाइव नहीं आया है, फाइव पे थ्री मल्टीप्लाई होके 15 हुआ, इसीलिए पहले वाले केस पे तो एप्लीकेबल होगा नहीं। नेक्स्ट देखो, एनी टर्म हम 15 ले लेते हैं, 15 का प्रीवियस टर्म कितना है, फाइव, तो कितना आ गया, देखो थ्री आ जाएगा। अच्छा, दूसरा यहाँ पर 45 ले लो, 45 का प्रीवियस टर्म देखो, 45 का प्रीवियस ना फाइव भी है, लेकिन जस्ट प्रीवियस लेना है, जस्ट प्रीवियस यानी डिवाइडेड बाय 15, थ्री हो गया। 135 डिवाइडेड बाय उसके प्रीवियस वाला टर्म 45, कितना हो गया, थ्री हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आर यानी कि कॉमन रेशियो। अभी देखो ये तुम लोगों का थोड़ा सा नोन डेटा है, तो तुम लोग ऐसे बोल सकते हो 5 into 3 15, 15 into 3 45, 45 into 3 135, ऐसे तुम लोग कैलकुलेटर भी देख सकते हो। लेकिन एक्चुअली मान लो अगर काफी मतलब बड़ा बड़ा डिजिट हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे, कि ये यहाँ से कितना मल्टीप्लाई करके आया, जैसे मान लो ऐसे बोल दिया जाता है कि 125 में कितना मल्टीप्लाई करने से जो है कितना लिखे,
3125 देखते हैं एक बार हम चेक करके। तो इसमें कैसे तुम लोग आइडेंटिफाई करोगे, तब क्या रूल्स है, 3125 डिवाइडेड बाय 125 करके ही ना देखेंगे, मतलब 25 मल्टीप्लाई करना है। मेरा क्वेश्चन समझो, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर तुम्हें ऐसा पूछा जाए कि 125 में कितना मल्टीप्लाई करने से 3125 आता है, तुम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 125 में जितना भी मल्टीप्लाई करने से 3125 आएगा उसको ऐसे लिख लेंगे, फिर x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो बेसिकली अगर मल्टीप्लीकेशन होता है तो हम लोग डिवाइड करके ही ना फाइंड आउट करते हैं। ये देखो, ये नॉन फिगर है, मतलब छोटा छोटा डिजिट्स है, तो तुम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, 5 इंटू 3 15 हो जा रहा है। लेकिन अगर डिजिट्स इतने आसान तरीके से ना हो तो हमें r से ही फाइंड आउट करना पड़ता है। ये r हम लोग फॉर्मूला से ही क्यों करेंगे, जरूरी नहीं है, जहां अगर जरूरी होगा फॉर्मूला तो ही अप्लाई करेंगे, अगर ओरली तुम लोग फाइंड आउट कर पाते हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, लेकिन वो तो सीरीज के डेटा पे डिपेंड करेगा कि कितना आसान डेटा है, क्या ओरली देख के समझ में आ रहा है। नहीं तो तुम लोग को 4/2 यानी 2, 8/4 यानी 2, 16/8 यानी 2, इस तरीके से ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये हम लोग का हो गया कॉमन रेशियो, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर हम लोग इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और बताए, T1 को कैसे, T1 का मतलब फिर क्या हो गया, A, यानी कि आंसर 5, ये इसके हिसाब से बोल रहे हैं। T2 का मतलब क्या होगा, T2 का मतलब सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म कैसे निकल रहा है, A, यानी कि ये देखो सेकेंड टर्म कैसे निकल रहा है, 5 इंटू 3 करके, इस बात को समझो, 5 इंटू 3, 5 मैंने क्या बोला, फर्स्ट टर्म यानी कि A, 3 का मतलब R, यहाँ पर हर एक R का वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि A इंटू R 15 हुआ, देखो A इंटू R, A कितना है 5, R कितना है 3, तो सेकेंड टर्म निकल के आया। थर्ड टर्म कैसे निकलेगा, थर्ड टर्म जो है अगर हम लोग यहां से देखना स्टार्ट करें कैसे थर्ड टर्म आता है, जैसे यहां से देखेंगे सेकेंड टर्म कैसे आया, यहां से देखना है थर्ड टर्म कैसे आया, तो 5 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 5 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे करके हमें समझना है क्योंकि फॉर्मूला ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है। 15 में 3 ऐसे मत सोचो, 5 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ए से हमें समझना है कि कैसे बाकी सीरीज बना, यहां से यहां जाना है, यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे करके कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस तरीके से करना पड़ेगा। तो अभी देखो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ए इंटू आर, इंटू आर, चेक करके देखो, ए का मतलब 5 पहला टर्म, आर कितना है 3, फिर से 3 लगाओ, तो 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 3 ये देखो 45 हो गया। अच्छा, ये वाला भी चेक कर लो, T4 का भी हमें कैसे फाइंड आउट करना है, ए से लेके मतलब T1 से लेके T4 कैसे पहुंच गए, तो T1 तो था मेरा ए, उसके बाद हम लोगों ने आर मल्टीप्लाई किया, दोबारा से आर मल्टीप्लाई किया, फिर से आर मल्टीप्लाई किया, तो ये आता है 135। लिख के दिखा देते हैं, ये देखो 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 135, ठीक है। तो इससे फॉर्मूला क्या बन रहा है, ऐसे करके हम लोग का मैथ्स में क्या होता है, T1 T2 T3 T4 के बाद Tn, मतलब ये तो चलता ही जाएगा ना, अभी जितना सारा होगा T5 6 7 8, मतलब T5 T6 T7 T8 T9, कितना तक जाएगा Tn तक, मतलब जनरल फॉर्म क्या होता है Tn, n का मतलब जितने सारे नंबर्स, तो नंबर्स तो जितना काउंट कर पाओगे, नंबर्स का तो कोई लिमिटेशन नहीं है कि 1 से 10 ही है, 1 से 100 ही है, 100 101 10,000 1 लाख, उसके बाद तो मतलब जितना हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे कम, ठीक है। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि उतना तो हम लोग काउंट ही नहीं कर पाएंगे। तो Tn का मतलब क्या हो जाएगा, फिर इसका मतलब कैसे निकल रहा है, देखो T1 का मतलब A, T2 का मतलब A इंटू आर, T3 का मतलब A इंटू आर स्क्वेयर हो गया, T4 का मतलब A इंटू आर क्यूब। तो ऐसे करके हम लोग Tn को कैसे निकाल सकते हैं, हर जगह पे एक A है तो A लिखेंगे, ठीक है, इनटू, अच्छा यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, यहाँ पर r का पावर 1 हुआ, ठीक है, यहाँ पर r का पावर 2 हो गया। देखो एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पर r का पावर 1 हुआ, यहाँ पर r का पावर 2 हुआ, यहाँ पर r का पावर 3 हुआ, यहाँ पर r का पावर लेकिन 0 है, 0। देखो कोई भी पावर और उसके ऊपर अगर 0 लिखा हुआ है ना, वो हमेशा 1 होता है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड याद रखो। जैसे तुम लोग सीखते हो ना कि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो वैल्यू को, वो 0 ही होता है, कुछ भी मल्टीप्लाई करो। वैसे ही पावर में अगर 0 लगा हुआ है, पावर टू दी पावर 0 है, जो भी डेटा है उसमें अगर 0 है पावर, ठीक है, सॉरी पावर नहीं, मुझे ऐसा लिखना चाहिए, एनी डेटा ऐसे लिखो तुम लोग, एनी डेटा टू दी पावर 0, ये हमेशा 1 होगा, ठीक है।
अगर टू दी पावर मेरा 0 है तो ये कुछ भी डेटा हो अंदर, 2 लाख, 5 लाख, 1.5 कुछ भी हो, ठीक है, ये मेरा 1 ही होगा। तो ये देखो यहाँ पर r का पावर 0 है, 0 होने से क्या हो गया, इंटू r टू दी पावर 0, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, 5 इंटू 1 5, ठीक है। मतलब हम ये समझाना चाह रहे हैं, फॉर्मूला लिखेंगे तो समझ में आएगा ये क्यों हम बता रहे हैं। तो इसका मतलब देखो, जब t1 है तो r 0 है, क्यों 0 है, लॉजिक भी समझो। बिकॉज जब टर्म 1 कैलकुलेट होता है तो वहां पर 3 मल्टीप्लाई नहीं होता है। मतलब क्या हम लोग 3 मल्टीप्लाई करके 5 मिला है, नहीं, 5 में 3 मल्टीप्लाई कंटिन्यू होता गया। तो देखो t2 में r1, t3 में r2, t4 में r3। तो फॉर्मूला हमें क्या बोल रहा है, हर जगह पे a मल्टीप्लाई है, ठीक है, नॉर्मली देखो हर जगह पे a मल्टीप्लाई है, तो जनरल फॉर्मूला बोल रहे हैं हर जगह a मल्टीप्लाई करो। फिर क्या करना है, आर में पावर लगाना है, तो आर में पावर लगाएंगे। आर का पावर कैसे चलता है, देखो आर का पावर ऐसे चल रहा है, टर्म 1 के लिए 0, टर्म 2 के लिए 1, टर्म 3 के लिए 2, टर्म 4 के लिए 3, एक करके कम हो रहा है। इसका मतलब n-1 हो जाएगा। ये अगर फोर्थ टर्म होगा तो r3 होगा। देखो ये अगर फोर्थ टर्म हुआ तो r3 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म, यहां पर लिख लो, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म। तो वही चीज मैंने यहाँ पर समझाने का कोशिश किया कि नंबर ऑफ टर्म जितना होगा r उससे एक कम होता जाएगा, ठीक है। सेम चीज हम लोग एपी में भी किए थे, यहाँ भी सेम वैसा ही है। ये तो समझाने के लिए बोला, बाकी बात तो इतना है कि तुम लोग को ये फॉर्मूला, ठीक है, और ये फॉर्मूला याद रखना है। लेकिन समझ के अगर हम लोग याद रखते हैं तो याद रखना आसान होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताया कि फॉर्मूला कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है। तो बेसिकली याद तो यही चीज तुम लोग को रखना है कि टी एन कैसे निकाला जाता है, तो ये फॉर्मूला हमारा हेल्पफुल होगा। और ये आर वाला, ठीक है, ये दो मेन चीज है। अभी तक मैंने जो भी समझाया इसमें यही दो मेन चीज है, इसी से हम लोग जो है क्वेश्चन वगैरह कर पाएंगे। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, चलो अभी तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं, अगर समझ में आया है तो मुझे बताओ। 2-6 18 -54, इस क्वेश्चन में मुझे आर बता दो, आर कितना होगा। ये वाले क्वेश्चन में मुझे आर बताओ, आर कितना होगा। आज जैसे मैंने सिखाया वैसे करके ही निकालो। अब देखो ऐसा डेटा होगा ना तो तुम लोग ओरली निकाल सकते हो, ऐसा बात नहीं है कि नहीं निकाल सकते हो, लेकिन हो सकता है गलत हो जाए। तो जो जैसे समझ में आता है फॉर्मूला लगा के निकालना, ऐसा बात नहीं है। तुम लोग आर बताओ कितना होगा, कॉमन रेशियो कितना होगा। फॉर्मूला लगा के करना है, फॉर्मूला लगा के कर... हाँ बोलो। -3 -3 होगा। -3 होगा, सही, -3 होगा। ये देखो 2 में -3 मल्टीप्लाई करो, -6 हो गया। -6 में -3 मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा, 18, क्योंकि माइनस माइनस में प्लस होता है। 18 में -3 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 54, ठीक है, 54 हो गया। अच्छा, अब क्या इसको फॉर्मूले से निकाल सकते हो, बिल्कुल, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, कोई भी टर्म ले लो। तो देखो हम ये हमेशा रिकमेंड करते हैं कि तुम लोग सेकेंड वाले से ही करो, आगे पीछे ज्यादा भाग के फायदा है नहीं, ठीक है। तो हम लोग ये वाला करके देखते हैं, -6 एनी टर्म, उसका प्रीवियस टर्म 2, तो -6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है, -3 आता है। फॉर्मूले से ही बन जाएगा। अगर तुम लोग डायरेक्ट यहाँ से देख के आइडेंटिफाई कर पाते हो तो भी चलेगा, क्योंकि एमसीक्यू है, करके तो वहां पर तुम लोग को दिखाना है नहीं। और एक एग्जांपल देखते हैं, 1/2, 1/4 और 1/8, बताओ आर कितना है। सेम क्वेश्चन, आर कितना है। वन बाई टू आर 1/2, हाँ, आर 1/2 है। ये देखो इसमें 1/2 मल्टीप्लाई करो, 1 में 1/2, 1/2 हो गया। 1/2 में 1/2 मल्टीप्लाई करो, 1/4 हो गया। 1/4 में 1/2 मल्टीप्लाई करो, 1/8 हो गया। और अगर कोई आर का फॉर्मूला यूज करना चाहते हो, ये चीज अगर मान लो विजुअलाइज करके नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है ना, हमारा फॉर्मूला एनी डेटा 1/2 डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म, एनी टर्म डिवाइडेड बाय जस्ट प्रीवियस टर्म। तो ये देखो 1/2 और ये क्या हो गया, इनटू 1, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब कितना है, 1 है, तो 1/1, तो ये कितना हो गया, 1/2। ये तो नॉर्मल जो है हम लोग बचपन में जैसे कैलकुलेशन सीखते हैं वैसे ही वाला हो गया ना। 1/2 डिवाइडेड बाई 1 है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे,
ये देखो 1/2 और 1, 1 का मतलब नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1/1 1 हुआ ना, तो 1/2 और ये जो है रिवर्स हो जाता है 1/1, तो ये कितना हो गया 1/, तो आर का वैल्यू निकल गया। तो ऐसे जब मतलब सीरीज रहता है ना, तो उसमें हम लोग को थोड़ा सा फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है, अगर ये देख के नहीं समझ में आता, और जिन लोगों को समझ में आ जा रहा है वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जैसा तुम लोग कर पाओ। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ये वाला पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो यहाँ पर ये वाला बोल रहा है, इफ AR स्क्वायर AR क्यूब बी इन GP फाइंड द कॉमन रेशियो। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं, एग्जाम्पल 1 कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन में बोला है AR स्क्वायर, ऐसे बोला है AR स्क्वायर AR क्यूब, ऐसा एक सीरीज है, डॉट डॉट मतलब सीरीज आगे भी जाएगा, ये GP में है सीरीज। बोल रहा है R बता दो, बोलो कितना होगा, कौन बताएगा, बोलो आर कितना होगा। आर होगा। आर ही होगा, ठीक है, आर आर ही होगा, क्योंकि देख लो इस पे मल्टीप्लाई करो, ए पे आर मल्टीप्लाई करो ए आर में आर मल्टीप्लाई करो ए आर स्क्वायर में आर मल्टीप्लाई करो AR क्यूब, और फॉर्मूला लगा लो एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, कितना हो गया आर, ठीक है, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ये तो क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं है कि आर का वैल्यू आर नहीं होगा, ऐसा मत समझो। यहाँ पर मान लो कि आर के जगह एक्स दे देता, ठीक है, एक्स दे देता, तो तुम लोग का आर का वैल्यू क्या निकल के आता, आर का वैल्यू निकल के आता एक्स, ठीक है। तो वो तो देखो क्वेश्चन हमें जैसा देगा, लेकिन इसके लिए हम लोग अपना कंसेप्ट थोड़ी ना चेंज करेंगे। अब आर का वैल्यू अगर आर है तो है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, आर का वैल्यू आर है, तो यहाँ पर देखो ये किया है, आर का वैल्यू आर ही है। तो ऐसा कभी कभी दे देता है क्वेश्चन, तो इससे कंफ्यूज मत हो जाओ तुम लोग, ठीक है, आर का वैल्यू आर ही रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 करते हैं। एग्जाम्पल 2 में क्या बोला है देखते हैं, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 1 to 4 8 डॉट डॉट। अच्छा, ये क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, देखो विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन पूछ रहा है, ये जो एक प्रोग्रेशन है इसका कौन सा टर्म, टर्म मतलब टी निकालने के लिए बोला है, ठीक है, विच टर्म मतलब TN, टर्म, टर्म हमें नहीं पता, एन हमें क्या है वो नहीं पता, तो टर्म को हम लोग TN बोलेंगे, टर्म डिनोटेड बाई T, ठीक है, तो TN मतलब nth टर्म, ठीक है। बोल रहा है कि कौन सा टर्म इस प्रोग्रेशन का 256 होगा, कौन सा टर्म, जैसे फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 4 है, फोर्थ टर्म 8 है, तो 256 कितना नंबर टर्म है, ये क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन ये दिया है, हम एक बार क्वेश्चन को यहाँ पर तुम लोग को लिख के दिखाते हैं। क्वेश्चन में ऐसा है 1, 2, 4, 8, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे कॉमा फिर डॉट डॉट इज 256, ठीक है, तो ये पहले सामने ऐड कर दो विच टर्म इज, ठीक है, मैंने शॉर्टकट में कर दिया, तुम लोग को तो मैट में दिखेगा ही क्या बोला है, विच टर्म इज 256, इस जो प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म 256 है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट TN इक्वल टू 256, क्योंकि हम लोग को तो नहीं पता कितना नंबर टर्म है, क्योंकि ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, अब कितने नंबर में जाके 256 मिलेगा वो हमें नहीं पता, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो TN अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये जो 256 है ये TNth टर्म का वैल्यू है, अब हमें TN का फॉर्मूला याद होना चाहिए, अभी अभी मैंने सिखाया था, देखो हर एक पूरा सीरीज कैसे बनता है, फर्स्ट टर्म उसमें कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई होके, तो ये फॉर्मूला क्या था, a इंटू आर टू दी पावर n-1। अब देखो मेरे साथ साथ लिखोगे तो तुम लोग को याद हो जाएगा फॉर्मूला क्या है, ये देखो मैंने यहाँ पर दिखा है a इंटू आर टू दी पावर n-1। हम लोगों ने पूरा यहाँ पर लॉजिकली पढ़ा कि फर्स्ट टर्म में ही क्या करना है, हमें सभी कॉमन रेशियोज मल्टीप्लाई करके आंसर्स मिल रहा है। अब कॉमन रेशियो कितना बार मल्टीप्लाई होगा, जितना नंबर टर्म होगा उससे एक बार कम, ठीक है, जितना नंबर टर्म होता है उससे एक बार कम आर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए n-1 है फॉर्मूला। अच्छा, अब इस फॉर्मूले में मुझे बताओ ए का वैल्यू कितना है और आर कितना है, ये पूरे सीरीज में ए कितना है आर कितना है, कौन बताएगा, बोलो बोलो, ए कितना है और आर कितना है ये पूरे सीरीज में, हाँ ए 1 है। हाँ, और आर 2। 2, ये देखो एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म, एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म यानी कि 2, ठीक है, तो TN क्या हो जाएगा 1 इंटू
r मतलब 2 टू दी पावर n माइनस 1, ये n का ही तो नहीं पता ना, ढूंढना है। और tn हमें पता है, tn कितना है 256, हम लोगों ने मान रखा है ना, tn क्या माना है 256, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा 256, अब 1 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो वही वैल्यू रहता है, जैसे 1 इंटू अगर 1000 भी करोगे तो 1000 ही ना रहेगा। वैसे ही 1 में जितना भी मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो उतना ही रहेगा। तो 1 इंटू टू टू दी पावर n माइनस 1 का मतलब क्या होगा, 2 टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, 256 जो है वो कितने का पावर 256 होगा, कैसे पता चलेगा कितने का पावर? तुम लोग पहले कोशिश करो, क्योंकि इधर 2 है, इधर भी 2 से ही कोशिश करो, क्या 2 को कुछ एक टाइम मल्टीप्लाई करने से 256 आ सकता है? क्या 2 को कुछ एक टाइम मल्टीप्लाई करने से 256 आ सकता है? कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आएगा, चेक करके देखो। मैंने क्यों प्रेफर किया 2 से ही करो, इधर 2 है तो इधर भी 2 आ जाएगा, तो दोनों को हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। तो बोलो 256 का चेक करके देखो। 9 टर्म में 9 टाइम, ये देखो 2 टू दी पावर n माइनस 1 9 टाइम्स हो रहा है, ये देखो 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम्स हो रहा है। अच्छा 8 हो रहा है शायद, देख लो एक बार, मेरा तो 8 में ही आ रहा है, एक बार चेक करो, शायद 8 होगा, वो गलती से 9 हो गया होगा। 2 इंटू ऐसे करो, 2 इंटू फिर इक्वल, ठीक है। हाँ 8 से हो रहा है ना, ये देखो 2 इंटू कैलकुलेटर में करो फिर इक्वल करो, ठीक है। फिर इक्वल इक्वल करते जाओ, तुम लोग को ऐसा नहीं करना पड़ेगा 2 इंटू 2 फिर 2 इंटू 2, ऐसा मत करो, ऐसे करने से टाइम भी लगता है और गलत होने का चांसेस भी होता है। तो क्या करना है, ये जैसे मैंने बताया 2 इंटू इक्वल टू, कैलकुलेटर अपना लो, इंटू इक्वल करो तो 4 दिख रहा है, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8। तो ऐसे करके मल्टीप्लाई करोगे तो आसानी से होगा, और ऐसे करके ही करना है, ठीक है। तो 2 टू दी पावर 8 हो गया। अब दोनों साइड से कंपेयर करेंगे तो हम लोग 2 2 हटा सकते हैं, इधर भी 2 टू दी पावर 8 है, इधर भी 2 टू दी पावर n माइनस 1 है, मतलब ये दोनों इक्वल क्यों है, इसका मतलब 2 टू दी पावर 8 का वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से कंपेयर करके, दोनों जगह से 2 हटा देते, 8 इक्वल टू n माइनस 1, तो यहाँ से 8 प्लस 1 इक्वल टू n, देयरफॉर n इक्वल टू कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। n इक्वल टू 9 आ जाएगा, इसका मतलब 9th नंबर टर्म जो है वो 256 है। यहाँ पर देखो 9th नंबर टर्म जो है ये 256 है। ये चीज कैलकुलेटर पे भी ना पूरा का पूरा किया जा सकता है। जैसे देखो हम लोगों ने पहले निकाल लिया, रेशियो क्या है 2 है, तो 1 इंटू 2 4 8, ये देखो हम बताते हैं कैसे होगा। अगर तुम लोग के पास कैलकुलेटर है तो तुम लोग कैसे करके चेक करोगे, ये 256 हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगा के भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम लोग का काउंटिंग जो है सही होना चाहिए। जैसे देखो ये कैसे बनाए, 1 इंटू 2 2 इंटू 2 4 इंटू 2, ऐसे करके। तो ये देखो 1 इंटू मैंने 2 किया, कितना आया 2 आ गया, ठीक है। फिर इक्वल करते जाओ 4, थर्ड थर्ड टाइम हुआ, ये हो गया 4, फिर देखो 8 फिफ्थ टाइम, ठीक है, फिफ्थ 6 7 8 9, अच्छा नहीं ये शायद मैंने एक कम कर दिया, 8th हुआ है 9 होगा। ये देखो यहाँ पर कितना बार हम लोग मल्टीप्लाई करें, 1 में 2 एक बार मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, 8 बार कैसे आ गया, 9 होना चाहिए ना। अच्छा बार बार काउंटिंग शायद गलत हो जा रहा है, मतलब कैलकुलेटर में भी हम ये कहना चाह रहे हैं मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो आ जा रहा है, लेकिन 9th वाला ही तो होना चाहिए। तो मैंने तो पहले ठीक ही काउंट किया था, पता नहीं क्या दिखा रहा है कैलकुलेटर, या मेरे से गलत टाइप हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 इंटू 2, ओ अच्छा 1 को भी तो काउंट करना है, फर्स्ट टर्म 1, ठीक है, फिर सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, एट्थ टर्म, नाइन्थ टर्म। अब होगा ये देखो कैसे कैलकुलेटर पे करना है, कैलकुलेटर पे 1 लिखो फर्स्ट टर्म, इंटू 2 इक्वल सेकेंड टर्म, फिर इंटू
सॉरी फिर इक्वल ऐसे करो, ये देखो हम दिखा रहे हैं कैसे करके हो रहा है, तुम लोग कैलकुलेटर पे करके देख सकते हो क्योंकि ये बहुत जल्दी होता है, ठीक है। ये देखो 1 यानी फर्स्ट टर्म, फिर इंटू 2 कर दिया, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म इक्वल करते जाओ, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवेंथ टर्म, एट्थ टर्म, नाइन्थ टर्म, देखो 256 आ गया कितने आसानी से, कोई फॉर्मूला लिखे बिना, ठीक है। तो कैलकुलेटर पे 1 लिखना है और काउंट कैसे करना है, 1 लिख के ही काउंट करना है, अपने मतलब दिमाग में रखो कि फर्स्ट टर्म इंटू 2 करने से मुझे मिला सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इक्वल करते जाओ, सिक्स टर्म, सेवेंथ टर्म, एट्थ टर्म, नाइन्थ टर्म, ये देखो नाइन्थ नंबर में 256 आ गया, यानी ये मेरा 256 जो है नाइन्थ टर्म है, ठीक है। बाकी फॉर्मूला देखो, ऐसा नहीं कि बिना याद किए तुम लोग पूरा सारा क्वेश्चन नहीं कर सकते, कुछ क्वेश्चंस ऐसा है जो कि कैलकुलेटर पे बनेगा, लेकिन फॉर्मूले का भी याद रखना जरूरी है। तो ये कैलकुलेटर पे कैसे होगा मैंने बताया, इसको याद रखो, प्रैक्टिस करो, जब ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन होगा तो कैलकुलेटर से ही निकल जाएगा। अच्छा फिर देखो एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 2 हो गया, एग्जाम्पल 3 ये देखो, ये जियोमेट्रिक मीन में एग्जाम्पल 1 है, ठीक है, हम एग्जाम्पल 3 नाम देते हैं। इंसर्ट 3 जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1/9 एंड 9, ठीक है, हमें क्या बोला है, इंसर्ट 3 जियोमेट्रिक मीन बिटवीन बिटवीन 1/9 एंड 9, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 1/9 और 9 के बीच में, बिटवीन मतलब बीच में, तीन सीरीज को सॉरी तीन टर्म को जो है इंसर्ट करना है, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। इसके बीच में हमें तीन टर्म इंसर्ट करना है, ठीक है, इसके बीच में हमें तीन टर्म को इंसर्ट करना है। अच्छा देखो तीन टर्म कैसे इंसर्ट होगा, अच्छा ये 1/9, ये पूरा सीरीज का 1/9 जो है ये हम लोग का फर्स्ट टर्म है, ये हम लोग बोल सकते हैं ये हम लोग का ए है या T1 है। अगर ये चाहिए मुझे यानी कि T2 चाहिए, ये जो है T3, ये T4 और ये T5, ठीक है, ऐसे है। अच्छा अब देखो यहाँ पर जब भी बोलेगा जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट करो, मतलब यही वाला जो है पॉइंट्स हो जाएगा, ठीक है, मतलब ऐसे करके हमें कैलकुलेट करना है। 1/9 ये हो गया पहला, और उसके बाद 3 यानी कि T2, क्योंकि ये T1 है तो सेकेंड T2 होगा, फिर T3, फिर T4, फिर T5, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो अगर हमें सेकेंड टर्म निकालना है तो हमें, एक सेकंड रुको, तो पता नहीं कौन इतना बार फोन कर रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, तुम लोग कैलकुलेट करो। ठीक है चलो स्टार्ट करते फिर से ना, ठीक है। देखो यहाँ पर तीन जियोमेट्रिक मीन हमें इंसर्ट करना है, तो ये यहाँ पर कितना बोला है, 1/9, और इसमें तीन जियोमेट्रिक मीन, हाँ जो हम बोल रहे थे हमें T2, T3, T4 निकालना पड़ेगा। क्या तुम लोग T2 निकाल पाए हो, मुझे बताओ, T2 अगर निकाल पाए हो तो कितना होगा, कैसे करके निकालोगे, अगर निकाला है तो बताओ, नहीं निकाला है तो हम करवाते हैं। T2 के लिए क्या पता होना चाहिए, T2 1/3 होगा। 1/3 होगा, हाँ
T2 के लिए हमें क्या चाहिए, T2 के लिए हमें A इंटू आर चाहिए, समझो A इंटू आर चाहिए। तो A तो पता है 1/9, पता क्या नहीं है, R नहीं है, R कैसे पता करोगे? तो R पता करने के लिए हम लोग इस T5 का यूज कर सकते हैं, क्योंकि T1 में तो R का कोई कंसेप्ट होता नहीं है कि इससे R निकल जाए। हम लोग T5 को देखते हैं, देखो T5 का मतलब है 9। तो T5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, T5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A इंटू आर टू द पावर 5-1, क्योंकि अगर फिफ्थ टर्म है तो 5-1 होगा। तो A का वैल्यू कितना है 1/9, R का वैल्यू नहीं पता, वही तो ढूंढना है, R टू दी पावर 4, T5 9 ये पता है। तो यहां से R निकाल लेंगे, ये 9 हो गया, ये इधर लेके आते हैं तो 9/1 हो जाएगा, R टू दी पावर 4 ये हो गया 81, R टू दी पावर 4। तो मुझे ये बताओ R कितना निकलेगा, R टू दी पावर 4, और कितने टू दी पावर 4 में 81 होता है बताओ? 3. 3 टू दी पावर 4 में, तो R का वैल्यू कितना निकल गया 3, ठीक है। अब इसमें 3 लगा लो, कितना हो गया 1/3। अब जैसे ही हमें T2 पता चल गया, हम लोग T3 भी निकाल सकते हैं। T3 कैसे निकलेगा, A इंटू कितना हो जाएगा, 2 बार R मल्टीप्लाई होगा, T2 मतलब A इंटू आर, और ये कैसे होगा A इंटू आर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं ना T3, देखो ऐसे भी समझ सकते हो या फिर ऐसे भी तो समझ सकते हो। T3 का मतलब क्या हो जाएगा, Tn के तरह A इंटू आर टू दी पावर 3-1, यानी A का वैल्यू 1/9 और R का वैल्यू मिल गया 3 टू दी पावर 2, तो कितना हो जाएगा 9/9 यानी 1। जैसे भी निकालना चाहो, ठीक है। या फिर सिंपल 1/3 में और एक तरीके से भी हो जाएगा, 1/3 में मल्टीप्लाई कर दो 3 तो निकल के आ जाएगा थर्ड टर्म। देखो कितने तरीके से हो सकता है। अब तुम लोग जैसा करोगे, देखो बेस्ट तो यही है, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो, जल्दी यही होगा। बाकी तुम लोग ऐसे निकाल लो, फॉर्मूले से निकाल लो, जैसा कर पाओ, ठीक है। अब ये वाला बताओ T4 कैसे निकलेगा, T4 कैसे निकालोगे, 1 में कितना मल्टीप्लाई करोगे, 1 में कितना मल्टीप्लाई करोगे 3. 3, तो कितना हो जाएगा बोलो, 3 हो जाएगा। 1 में 3 मल्टीप्लाई कर 3 में 3 मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, 3 में 3 मल्टीप्लाई होगा ना, इसके बाद वाला नहीं समझ में आया। ये देखो T4 का मतलब क्या होगा, A इंटू आर इंटू आर इंटू आर लिख लो, या फिर A इंटू आर टू दी पावर ऐसे लिख लो 4-1, यानी 1/9 इंटू आर कितना है 3 टू दी पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हम लोग का 3 आ जाएगा, ये 27/9 हो गया। और T5 तो हम लोग का कैलकुलेटेड ही है, लेकिन हम बता रहे कैसे होगा, A इंटू आर इंटू आर इंटू आर इंटू आर, यानी A इंटू आर टू दी पावर कितना 5-1, अगर nth सीरीज है तो R का पावर एक कम हो जाएगा 5-1, A मतलब 1/9, R का मतलब कितना 3 टू दी पावर 4, ठीक है। 3 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 9, तो 3 2 3 4 डिवाइडेड बाई 9, तो ये कितना हो गया 9 हो गया, 9 ही तो होना चाहिए। और अगर एक बार हमें मिल जाता है R कितना है, तो हम लोग इतना मेहनत भी नहीं करेंगे। ये देखो 1/9 में हम लोग कितना मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 1/3 मिल गया, 1/3 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, 1 में 3 मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा, 3 में 3 मल्टीप्लाई करके चेक करके देख सकते हैं सही हुआ है कि गलत हुआ है, ठीक है। तो 9 ही आ रहा है, तो इसका मतलब हम लोगों ने पूरा सीरीज जो है सही बना लिया। तो यहाँ पर 3 जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट करने बोला था, तो 3 जियोमेट्रिक मीन ये देखो 1/3 1 और 3, ये रहा आंसर 1/3 1 और 3, इस तरीके से होगा। देखो समझ में आया कि नहीं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 2, हम 4 लिख रहे हैं इसको, ठीक है। मेरे हिसाब से बोल रहे फाइंड द जीपी, पूरा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन निकाल के देना है, ठीक है। सीरीज निकाल के देना है, जीपी निकाल के देना है। where fourth term is 8 and eighth term is 128/625, बोल रहा है fourth term is 8, मतलब बता दिया है T4 जो है वो 8 है, ठीक है। उसके बाद eighth term is मतलब T8 जो है वो बताया है 128/625, ये बता दिया है। पूछा क्या है, बोल रहे कि पूरा सीरीज को बताओ, मतलब T1 ये सीरीज, ये जिस भी सीरीज का पार्ट है हमें पूरा T1 से लेके सीरीज बताते जाना है कि T1 T2 T3 T4 क्या क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग कैसे निकालेंगे,
हम लोग को पता है T4 का मतलब क्या होता है, A इंटू R टू दी पावर 4 माइनस 1, ठीक है। तो T4 का मतलब 8 है, A हमें नहीं पता, R हो गया R टू दी पावर 3, बस इतना ही पता है हम लोग को, ठीक है। इससे हम लोग इतना ही निकाल पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो सेम तरीके से हम लोग T8 को भी रीड कर सकते हैं। T8 का मतलब A इंटू R टू दी पावर 8 माइनस 1, देखो ये फॉर्मूले से ही ना कर रहे हैं हम लोग। ये देखो Tn होगा तो n माइनस 1, तो 8 होगा तो 8 माइनस 1, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो T8 बता दिया है 128 डिवाइडेड बाई 360 625, ए आर टू दी पावर कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सब्सटीट्यूट करके कर सकते हो, किसी और तरीके से कर सकते हो। यहाँ से एक सब्सटीट्यूट निकल के आएगा, क्या आएगा, ए का मतलब हम लोग बोल सकते हैं, ए का मतलब हो जाएगा 8/r³। यहाँ से अगर हम लोग चेक करें तो ए का मतलब क्या हो जाएगा 8/r³। सिंपल, इसको अगर किसी को नहीं समझ में आए तो इसके बाद का स्टेप ऐसे कर लो, a इंटू r³ इक्वल टू 8, इधर उधर कर लो, तो a इक्वल टू 8/r³, ठीक है। ये मैंने एक स्टेप जो है स्किप किया है, तुम लोग चाहो तो इसको बना लो। तो 8/r³ हो गया। अब a को यहाँ पुट करेंगे, a को यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे। जब हम लोग जो है इक्वेशन सॉल्व सीखते हैं तो अलग अलग मेथड सीखते हैं ना, तो जहां पर जो मेथड से हमारा जल्दी होगा वही फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग सब्सटीट्यूट मेथड लगा सकते हैं। तो a के जगह पे लिखेंगे, ये देखो हम लोग के पास है 128 डिवाइडेड बाई 625, a के जगह लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाई r³ इंटू r टू दी पावर 7। इससे हमें क्या मिलेगा, ये देखो 128 डिवाइडेड बाई 625 इक्वल टू, नीचे 3 आ रहे हैं ऊपर 7 आ रहा है, तो कितना होगा 8 रह जाएगा, ये कैंसिल आउट होके कितना होगा, नीचे अगर 3 आ रहे हैं ऊपर 7 आ रहा है तो 3 r कट जाएगा, बाकी बचेगा कितना, बोलो r टू दी पावर कितना बचेगा, 4. 4, ठीक है। r टू दी पावर 4 बचेगा, तो ये लिख दो r टू दी पावर 4। अब इस 8 को इधर सेटल करते हैं, ठीक है, नंबर के साथ तो नंबर सेटल होता है ना, तो 8 को इधर सेटल करते हैं। तो 128 625, ये 8/1 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब तो डिवाइडेड बाई 1 है ना, तो इधर आएगा तो 1/8 हो जाएगा r टू दी पावर 4। अब देखते हैं ये 8 और 12 128 से डिवाइड होता है कि 16, ये 16 हुआ और इधर 625 हुआ, और r टू दी पावर 4 है। अब हम लोग इसको पावर में टू दी पावर 4 के पावर में ट्रांसफर करेंगे। देखो जैसे 2 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करते 2 3 4 तो ये 16 आ जाता है, ठीक है। ये तुम लोग भी करते जाओगे ना तो तुम लोग को भी हैबिट हो जाएगा। ये देखो 2 टू दी पावर 4 का मतलब होता है 16, और कितने टू दी पावर 4 625 होगा, पावर 4 ही क्यों जा रहे हैं, इधर पावर 4 है, अगर पावर 4 से हो जाता है, जरूरी नहीं है कि होगा ही, लेकिन हमें ट्राई करना चाहिए, अगर हो जाएगा तो हम लोग कंपेयर करके इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि 2 का पावर अगर 4 होगा तो 16, तो तुम लोग देखो 625 कितने का पावर होने से होना चाहिए, तो देखो बेसिक नॉलेज लगाओ, पीछे 5 है तो 5 से हमें पहले चेक करना चाहिए ना, क्योंकि पीछे 5 आएगा। जैसे 2 से अगर 16 आ रहा है तो 3 से कितना आ रहा है, या फिर एक एक करके चेक करो, नहीं पता है तो ये देखो 2 3 4, ये 81 आता है 3 से, 4 से देख लो 2 3 4 256 आता है, तो और भी ज्यादा चाहिए 625, तो 5 से ही होना चाहिए, क्योंकि 5 के मल्टीप्लीकेशन में ही हर एक डेटा के पीछे 5 आता है, 2 3 4, देखो जितने भी डेटा है 5 आ रहा है, तो ये हो गया 5 टू दी पावर 4। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 2 के पावर में भी 4 है, 5 के पावर में भी 4 है, इधर r के पावर में 4 है, तो हर जगह से 4 को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2/5 होल टू दी पावर 4 इक्वल टू r टू दी पावर 4, ठीक है। एक ही बात है, दोनों जगह से 4 4 हटा दो, तो 2/5 इक्वल टू r निकल के आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, r नहीं निकालना था, हमें पूरा सीरीज बताना है, r नहीं निकालना है। तो पूरे सीरीज को कैसे निकालेंगे, पूरा सीरीज कुछ इस तरीके से होगा। पहला, हाँ तुम लोग बताओ सीरीज कैसे होगा, T1 का वैल्यू कितना होगा, T1 T2 सीरीज का मतलब तो T1 T2 T3 T4 का बात हो रहा है ना, तो जित 2 4 डेटा लिखेंगे, बोलो सीरीज स्टार्ट होगा उसका पहला डेटा क्या होगा, उसके पहले डेटा के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, बोलो ए नहीं निकालना पड़ेगा, पहला डेटा के लिए तो ए चाहिए ना, ए मीन्स T1, तो ए निकालो, ए निकालने से ही तो हम लोग सीरीज को निकाल पाएंगे। तो ए कितना होगा इसमें पुट करेंगे, ये देखो यहाँ पर इसमें पुट करें,
इसमें a का वैल्यू जो था ना 8 डिवाइडेड बाई आर क्यूब, इसमें पुट करेंगे तो a मिल जाएगा। 8 डिवाइडेड बाई आर क्यूब, हम लोगों ने अभी भी यहाँ पर काउंट किया था ना, 8 डिवाइडेड बाई आर क्यूब सॉल्व करके आया था, तो यहाँ से हम लोग को a निकालना है। चलो a निकालते हैं, 2/5 का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 8 हो गया इंटू कितना हो जाएगा, 2/5 का होल क्यूब मतलब 2 क्यूब मतलब 8 होता है, तुम लोग कैलकुलेट करके देख लो। और 5 क्यूब का मतलब 125 होता है। देखो मुझे ओरली याद है तो मैंने कर दिया। ये देखो 5 का 2 3, ठीक है, और 2 का 2 3, 8 हो गया। अच्छा तो 8 इंटू 1 ये हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 8। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 125। अब हमारे पास a भी है r भी है, तो सीरीज का क्या क्या होगा, सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम कहां से होगा, बोलो कहां से स्टार्ट होगा। 125 से। उसके बाद 125 सही हुआ है। ए के बाद क्या होता है, ए आर, तो ए आर करके देख लो कितना होता है, बताओ। ए 125 और आर कितना 2/5, कैलकुलेट करके देखो कितना आता है, 50 आएगा। ठीक है, 125 नेक्स्ट हो जाएगा 50, और एक दो लिख लेते हैं। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ए इंटू, या फिर ऐसे कर लो 50 इंटू कर लो, 50 में भी इंटू करोगे तो हो जाएगा। यहाँ पर इसमें कितना मल्टीप्लाई करना है, 50 में 2/5, तो 50 इंटू 2/5 कितना हो जाएगा 20, ठीक है, ये 20 आ जाएगा। मतलब 125 50 20, चेक करके देखते हैं। यहाँ पर 125 50 20, ठीक है, 125 50 20 इस तरीके से आ रहा है, तो ये हम लोग का आंसर होगा। अच्छा और भी चाहो तो लिख सकते हो। ये देखो 125 50 28 16/5 ऐसे किया है, ठीक है, तो ऐसे करके भी कर सकते हो। जितना सारा वो तो ऑप्शन रहेगा ना हमारे पास कि कितने सारे लिखे हुए, तो हम लोग उतना सारा लिख लेंगे। अच्छा नेक्स्ट देखो, यहाँ पर सम ऑफ द सीरीज का आ गया, कि सीरीज का जैसे हम लोगों ने एपी में सम ऑफ द सीरीज का फॉर्मूला देखा था, वैसे ही सेम हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो एक एग्जाम्पल है 3,6,12,24, हम लोग को बोला है कि इसका सम निकालो, फाइंड सम ऑफ द सीरीज। ठीक है, इस सीरीज का सम निकालो। सम मतलब एडिशन। देखो सम का मतलब क्या करना है, 3 + 6 + 12 + 24, ठीक है, सम निकालना है, मतलब इसमें जितने भी डेटा है उसका टोटल करना है। 3 + 6 + 12 + 24, तो ये हो गया 45। लेकिन क्या हम लोग ऐसे करेंगे, हाँ ऐसे कर सकते हो, अगर कम डिजिट्स है तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा डिजिट है तो हमें फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, और कहीं कहीं कुछ मिसिंग फिगर्स वगैरह रहता है तो हमें फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सीरीज का फॉर्मूला है ऐसा, एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स। एस एन का मतलब है सम यानी एडिशन, कितने सारे टर्म्स का, एन टर्म्स का, ठीक है। तो a इंटू आर टू दी पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। क्या इसमें आंसर आएगा, चेक करके देखते हैं क्या इस फॉर्मूले से आंसर आएगा। a कितना है 3, आर कितना है, इस क्वेश्चन में आर कितना है बताओ, ये सीरीज में आर कितना है, ए तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3, आर बताओ कितना होगा। 2, ये देखो 6/3 2 हो गया। तो फॉर्मूला बोल रहे 2 टू दी पावर n, तो n कितना होगा, अगर हमें सम निकालना है इतने सारे टर्म का, तो n मतलब नंबर ऑफ टर्म, बोलो इस क्वेश्चन में n कितना है, 4 4, 1 2 3 4, ये 4 हो गया। अच्छा अब r का मतलब तो 2 है, कैलकुलेट करके देखते हैं क्या सही में 45 आता है। 2 टू दी पावर 4 का मतलब 16 - 1, और ये 2 - 1 1 हो गया, तो 3 इंटू 15 तो 45 हो गया। हाँ आंसर तो आता है, ठीक है, लेकिन क्या हमें जरूरी है ये फॉर्मूला याद रखना, हाँ जरूरी है, ठीक है। ऐसे में तो नहीं है कि जहां हमें ये सिंपल दे दिया ऐड कर दिए, उसमें जरूरी नहीं है, उसमें तुम लोग चाहो तो ऐसे ऐड कर लो कैलकुलेटर पे लिख के,
लेकिन जरूरी कब है, जब हमारे पास ऐसा होगा कि सम बता दिया है, मान लो बता दिया कि किसी एक सीरीज का फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 6 है और उसका सम 45 है, उसका फोर्थ टर्म बताओ, तब हमें ये सब फॉर्मूले का जरूरत होता है। वो आगे आगे क्वेश्चन आएगा ना तो समझ में आ जाएगा कि हमें कौन से फॉर्मूले का जरूरत है। ठीक है, सारे फॉर्मूले ही जरूरत होते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये हम लोगों ने क्या निकाला, एस ऑफ एन, ये फॉर्मूले के हिसाब से एस ऑफ 4 निकाला, मतलब सम ऑफ 4 टर्म्स हम लोगों ने निकाला। अच्छा, अब क्या है, तुम लोग को जो है मैट में इसका 2 फॉर्मूला मिलेगा, हम बताते हैं उसका लॉजिक, लेकिन हम लोग एक ही से काम चला लेंगे। जैसे देखो, अगर हमें r ग्रेटर देन 1 है तो फॉर्मूला दिया हुआ रहता है ऐसे कि यूज दिस वन। ठीक है, जो मैंने लिखवाया, अगर r का वैल्यू मतलब जो कॉमन रेशियो है उसका वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है, जैसे इस केस में 1 से ज्यादा है 2 है, तो बोल रहे ये फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, लेकिन अगर r का वैल्यू 1 से कम है तो बोल रहे ये फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दो, इसके जगह ऐसा यूज करो, ऐसा यूज करो, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा तुम लोग को, हम दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमें दोनों फॉर्मूले को याद रखने का जरूरत नहीं। क्यों हम बता रहे, एक्चुअली ये जो सेकंड फॉर्मूला है, मैंने ये वाला बताया ना तुम लोग को, देखो मैंने इससे करवाया, ये जो सेकंड फॉर्मूला है इसी का मॉडिफिकेशन है, हम बताते हैं कैसे। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा प्लस माइनस कुछ मैथमेटिकल चीजों का अप्लाई करते हैं तो देखो ये कैसे दिखेगा। ए ले लो, यहाँ पर ब्रैकेट दे दो, माइनस कॉमन ले लो, तो ये 1 माइनस आर टू दी पावर एन हो जाएगा। जैसे तुम लोग माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या है, माइनस से डिवाइड करना, ए जैसा है वैसा ही रखा, इसमें से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब है माइनस से डिवाइड करना, मतलब सीधा बात है आर टू दी पावर एन को -1 से डिवाइड करना। माइनस कुछ नहीं मतलब -1 है, तो ये माइनस आर टू दी पावर एन हो जाएगा, और -1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो ये +1 बन जाएगा। ठीक है, तो माइनस कॉमन लेने का मतलब जो है वही मैंने किया। अब इसको ऐसे कंप्लीट करते हैं, यहां से भी माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने से 1 माइनस आर हो जाएगा, ये और ये कैंसिल कर दिया, क्या बचा, a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो इसका मतलब ये फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना है। फिर इसका जरूरत क्या था ये समझो, इसका जरूरत यही है जब r का वैल्यू 1 से कम होने का मतलब नेगेटिव है। सोचो, r का वैल्यू 1 से कम होने का मतलब क्या होगा, r का वैल्यू 1 से कम होने का मतलब देखो, 0 होने से तो सीरीज ही नहीं बनेगा। बात समझो, r 0 अगर हो जाता है तो मेरा तो सीरीज ही नहीं बनेगा, क्योंकि r मल्टीप्लाई 0 से मल्टीप्लाई करने से तो सभी 0 हो जाएंगे ना। तो r लेस देन 1 का मतलब है r का वैल्यू नेगेटिव होना। ठीक है, अब जब r का वैल्यू नेगेटिव होता है उसको हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो चांसेस जो है माइनस से क्या होता है एक्चुअली, कि माइनस अगर रहता है ना तो ये लिखने से तुम लोग का कैलकुलेशन करने में आसान होता है। जैसे मान लो सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि r का वैल्यू है -2, हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो अगर हम लोग ऐसे पुट करते 1 माइनस ये r का वैल्यू -2 टू दी पावर कुछ भी अगर है, ठीक है, तो ये बोल रहा है कैलकुलेशन करने में आसान है। क्यों है, क्योंकि मान लो अगर 2 टू दी पावर 2 ही है तो ये बोल रहा है 4 हो जाएगा 1 माइनस 4। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग पुट करेंगे ना r का वैल्यू -2 टू दी पावर 2 फिर -1, ये तो मैंने 2 दिया है, मान लो ये 5 है तो नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव वैल्यू फिर नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, ये 32 होता है 2 टू दी पावर 5, ये -33 होगा। लेकिन क्या होता है कि सामने माइनस रहने से कभी कभी कैलकुलेशन करने में गलत हो सकता है, इसी वजह से ये वाला दिया गया है कि अगर नेगेटिव है तो आगे 1 को लिखो पीछे r को लिखो। क्यों, r का वैल्यू अगर नेगेटिव है या फिर r का वैल्यू ऐसे है 1/2 तो लेस देन 1 ही हुआ, तो कैलकुलेशन करने में आसान होगा। कैलकुलेशन के जो है उसको इजी करने के लिए ये फॉर्मूला रखा गया है, लेकिन तुम लोग एक ही फॉर्मूला याद रख के काम चला सकते हो। हाँ, तुम लोग को कैलकुलेशन स्ट्रांग रखना है, प्लस माइनस का कंसेप्ट जो है ध्यान से रखना है कि उसे हम लोग गलत ना करें, तो एक ही फॉर्मूले से हो जाएगा, नहीं तो फिर 2 फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यही हम बताना चाह रहे हैं कि इसी से हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि इसी का मॉडिफिकेशन ये है। बस इसको तभी यूज करना है जब r का वैल्यू नेगेटिव होगा या फिर फ्रैक्शन में होगा। ठीक है, तब ये फॉर्मूला यूज होता है, लेकिन हम लोग ये सारे केसेस के लिए भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, मतलब समरी यही हुआ पूरे बातों का कि इसी को याद करो तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे अलग से, और इस फॉर्मूले को याद रखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, लेकिन हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो देखना इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इसका जरूरत नहीं है। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर
दिया है एक सम करने के लिए 1 + 2 + 4 + 8 to 8 टर्म्स हम लोग को सम करके दिखाना है, 8 टर्म तक ऐड करना है, 1 2 4 8 ऐसे करके दिया हुआ है। अच्छा तो एग्जाम्पल दिया हुआ है 1 2 4 8 प्लस डॉट डॉट करके 8 टर्म्स तक हमें ऐड करके बताना है, 8 टर्म्स तक ऐड करना है, मतलब एस ऑफ 8 निकालना है। अभी फॉर्मूला याद करो, मैंने क्या बोला, a × r⁻n−1 डिवाइडेड बाई r−1, इसी से हो जाएगा। a कितना है 1, इसमें r कितना है इस सीरीज में 2/1 यानी कि 2 हो गया -1, और n का मतलब क्या है 8 टर्म तक निकालना है, 8 है तो यहाँ पर 8 लिखो, और ये हो गया r का मतलब 2 - 1, तो ये 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1। 2⁸ का मतलब कितना होता है 2 × 2 यानी 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, 3 4 5 6 7 8, 256 -1 यानी 255, 1 1 कैंसिल हो, 255 जो है हम लोग का आंसर निकल के आ गया। यहाँ पर बोला था कि 8 टर्म्स तक का एडिशन बताओ, तो ये 8 टर्म्स तक का एडिशन हम लोग का हो जाएगा 255। अच्छा इसके बाद एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस जो है एग्जाम्पल 5 तक, ये सब क्वेश्चंस हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि ये एमसीक्यू से उतना रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, ये हमें एक्सरसाइज में भी मिलेगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस हम लोग लास्ट में करेंगे, चाहे वो यहाँ से करें, एग्जाम्पल से करें, चाहे एक्सरसाइज से करें, इसको अभी इग्नोर करेंगे। मतलब एग्जाम्पल 2 से लेके 2 3 4, ठीक है, 2 3 4 5 ये हम लोग एकदम एंड में करेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं एग्जाम्पल 2 3 4 5 ये हम लोग एंड में सीखेंगे, अभी नहीं, क्योंकि अभी सीखेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। अभी हम लोगों ने जो भी सीखा है 2 फॉर्मूला ही सीखा है, ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन इतना सारा चीज हम लोगों ने देखा, ठीक है, तो पहले इस पे कंसंट्रेशन करके जो भी क्वेश्चन होगा उसको करेंगे, उसके बाद ही हम लोग ये नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। अच्छा हाँ, एक ये वाला करते हैं जरूर एग्जाम्पल, और एक जो है ये हमारा एमसीक्यू पर्पस के लिए जरूरी है। क्वेश्चन में बोला है कि find 3 number in GP whose sum is 19 and product is 216। बोल रहे 3 नंबर अगर जीपी में है, और अगर 3 नंबर जीपी में है जिनका सम 19 और प्रोडक्ट 216 होगा, वो नंबर कौन कौन से हैं। बोल रहा है कि 3 नंबर जीपी में है, तीनों का सम जो है वो हम लोगों का कितना बताया है 19 और प्रोडक्ट 216 है। तो अगर यहाँ पर लिख देते हैं, देखो इफ 3 नंबर आर इन जीपी, ऐसा अगर हमें क्वेश्चन में बताया है तो हम लोग उसके लिए कैसे, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मिडिल में ए लिखेंगे और इधर ए बाई आर और इधर ए आर लिखेंगे, ठीक है, हमेशा ऐसा ही लिखना है। मतलब अगर हम लोगों का जो एक नंबर ए है, ठीक है, जैसे अगर हमें 3 नंबर जीपी में बोल रहा है तो 3 नंबर क्या क्या होगा T1 T2 T3, ठीक है, हम लोग हमेशा T2 को ए मान लेंगे, ठीक है, तो T1 को ए बाई आर और T3 को ए आर। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एक अगर बीच वाला नंबर इतना है तो इसके बाद वाला क्या हो जाएगा इससे ज्यादा और आगे का कम, ठीक है, तो ए बाई आर का मतलब लेस देन ए और ए आर का मतलब ग्रेटर देन ए। तो जैसे मैंने एपी में भी बोला था ना, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा। एपी में भी हम लोगों ने ऐसा देखा था कि अगर 3 नंबर एपी में होता है तो बीच वाला ए, आगे का a प्लस डी और इधर वाला a माइनस डी, वैसे ही यहाँ पर भी होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो ऐसे क्वेश्चन ना एमसीक्यू में तुम लोग को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, तुम लोग ऑप्शन देख के आंसर कर सकते हो, अभी एक्सरसाइज में ही आएंगे, इस क्वेश्चन के बाद समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों नंबर का एडिशन है हम लोगों का 19 और तीनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है 260। अच्छा ये तो क्वेश्चन में नहीं बोला, ये मैंने कहाँ से लिखा, ये एक्चुअली रूल्स है, ठीक है, मतलब एक नंबर जो है मिडिल वाला हमेशा मानना चाहिए, उसके आगे वाला उससे कम, उसके बाद वाला उससे ज्यादा, ठीक है, इस तरीके से फॉलो करना चाहिए। सेम अरिथमेटिक प्रोग्रेस में भी होता है। अब यहां से देखो हमें क्या मिल जाएगा, आर और आर कैंसिल आउट, ए क्यूब यानी 216। अच्छा
अब यहाँ से हम लोग a निकाल सकते हैं। कैसे निकाले कि हमें ये पता करना पड़ेगा कि कितने का क्यूब 216 होता है। क्या 2 का क्यूब होगा? नहीं, देखो 2 का क्यूब तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 का क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27, 4 का देखते हैं 2 3 64 हो गया। 5 का देखते हैं 2 3 नहीं होगा। 6 का देखो 2 3, हाँ ये देखो 6 का क्यूब करने से a टू दी पावर 3 होता है, सॉरी 6 का क्यूब करने से 216 होता है। तो यहाँ से हम लोग कंपेयर करके बोल सकते हैं a का वैल्यू 6 हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर पुट करेंगे। अब एक हमें डेटा मिल गया ये वाला, लेकिन r भी तो चाहिए, तो ये हो गया 6/r प्लस 6 इंटू आर। देखो मैंने सिर्फ वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं, a के जगह पे 6 लिखा है पूरे डेटा पे, तो 6/r प्लस 6r इक्वल टू 19 माइनस 6, 6/r प्लस 6r इक्वल टू 13। ठीक है, अच्छा अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखो यहाँ पर पहले एमसीक्यू कर, सॉरी क्या बोलते हैं उसे, एलसीएम कर लेते हैं। ये आर हो गया 6 प्लस 6r² 13। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 6r² प्लस 6 इक्वल टू 13r, 6r² माइनस 13r प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन देखो ये इतना कुछ हमें जरूरत नहीं होगा। क्यों हम बता रहे हैं कि हम लोग के पास ना ऑप्शन रहेगा, ये तीनों डेटा का ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए बी सी डी, वैसे करके हम लोग चेक करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन बोलते हैं इसे, इसका इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके दिखाना इतना जरूरी नहीं है, और इसको कैलकुलेट करना भी यहाँ पर इस चैप्टर के लिए एटलीस्ट जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास ना ऑप्शन रहेगा। अभी ऐसा क्वेश्चन हमें मिलेगा आगे एक्सरसाइज में, तो देखते हैं। फिलहाल हम ये कर रहे हैं तो बता देते हैं कैसे करके होगा। तो मैंने पहले क्या किया, पहले तुम लोग को ये याद रखना है कि अगर 3 नंबर जीपी में है, ऐसा कभी क्वेश्चन में बोलेगा, तो नंबर हमें कैसे मानना है, a/r a और ar। ठीक है, a/r a और ar ऐसे मानना है। तो ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन बता दिया, उससे हमें a पता चल गया, और तीनों का प्रोडक्ट सॉरी तीनों का एडिशन 19 बताया है, तो यहाँ पर a मिल गया। इसी वजह से हर जगह पे a का वैल्यू पुट करके हम लोगों ने सॉल्व करना स्टार्ट किया। ठीक है, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर जब सॉल्व कर रहे तो सॉल्व थोड़ा सा जो है लेंदी हो जाएगा, फिर भी दिखा देते। ये देखो 6 इधर चला गया 6r, और यहाँ पर मैंने कर दिया एलसीएम, तो ये निकल के आ रहा है। ठीक है, इसको ना इधर ही लिखते हैं क्योंकि अभी इसको कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा। ठीक है, ये 0 हो गया। अच्छा अब क्या करना है, कैसे किया जाता है मल्टीप्लीकेशन। अगर तुम लोग को मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन पता है तो ये 6 के साथ 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जिनको पता है उनको समझ में आ जाएगा, नहीं पता है तो दूसरा जो इक्वेशन चैप्टर होता है जब हम लोग करेंगे वहां हम सिखा देंगे। ठीक है, यहाँ के लिए रेलिवेंट नहीं है उतना। तो ये 18 हो गया। अच्छा अब देखो यहाँ पर 9 3 3 जा 9। ठीक है, तो 6r², हमें क्या करना है 13 को इसमें आइडेंटिफाई करना है। इसमें ये डेटा को यूज करके कैसे 13 आ जाएगा, तो ये हो गया 9 प्लस 4। ये देखो 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4, 9 प्लस 4 करने से 13 आ जाएगा। 6r² माइनस 9r माइनस 4r प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ये दोनों में से कितना कॉमन लेंगे, यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 3r, तो r माइनस 3 माइनस 2 r माइनस 3, 0 हो गया। तो r माइनस 3 इंटू 3r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो r माइनस 3 इक्वल टू 0, r इक्वल टू 3 हो जाएगा। 3r माइनस 2 इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3। ठीक है, r इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब हम लोगों का ये जो नंबर है वो कितना कितना होगा, ये नंबर हो जाएगा हम लोग का। देखो मेरा a का वैल्यू आया है एक बार 3, सॉरी r का वैल्यू 3 भी आया है, r का वैल्यू 2/3 भी आया है। तो पहला नंबर है a/r, दूसरा नंबर है a, और तीसरा है ar। ठीक है, तो a/r का मतलब 6/3। अगर हम r का वैल्यू 3 से सॉल्व करते हैं, फिर 6, उसके बाद a यानी कि 6 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 2,6,18। चेक करते हैं क्या ऐसा आंसर है 2,6,18। यहाँ पर देखते हैं, ये रहा
2,6, क्या गलत हो गया, आर का वैल्यू, ये ए तो 6 आया मेरा, इनका भी 6 आया है, 964,469, 9। कॉमा हाँ बोलो। लिखी है। कॉमन गलत ले ली। हाँ सही है, 2r होगा, 6r² 9, हाँ 2r होगा, अच्छा 2r, 2r इक्वल टू 3, r इक्वल टू 3/2 हो रहा है, अच्छा एक बार 3/2 और एक बार 2/3, ठीक है 3/2, 3/2, तो 3/2 होने से कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ये हो गया 9, और ये 6 इंटू 2/3 मतलब 469, चेक करते हैं, हाँ 469, और दूसरा लेते हैं तो रिवर्स हो जाएगा 964, मतलब अगर 2/3 लेते हैं, ये देखो 6 डिवाइडेड बाई 2/3, (6) इंटू 2/3, तो इसमें क्या आंसर आएगा, इसमें आ जाएगा 6 इंटू 3/2 मतलब 9, 6 और 4, ये आ जा रहा है, ठीक है। तो इसका अभी इतना, अगर किसी को मिडिल टर्म नहीं याद है तो छोड़ो, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस चैप्टर के लिए उतना भी रेलिवेंट नहीं है हम लोग का। ये ऐसा क्वेश्चन जो है ना, सिर्फ ऑप्शन देख के हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, लेकिन मैंने एक बार बता दिया है, ठीक है, जो अगर किसी को मिडिल टर्म करके करना है नहीं तुम लोग को, हम इतना बता रहे कि इसमें एटलीस्ट मत करो, ऑप्शन में बहुत ही आसानी से हो जाएगा, लेकिन एक बार था तो मैंने करवा दिया, ठीक है। मिडिल टर्म करने से हमारा इस तरीके से आंसर मिल जाएगा। अच्छा अभी देखो हम लोग एक्सरसाइज 6B में चलते हैं। देखो कैसा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये काफी आसान लगेगा क्योंकि वहां पर तुम लोगों ने हर एक चीज को सॉल्व करके किया है, बट यहाँ जरूरत नहीं होगा, ऑप्शन के साथ है ना, एग्जाम पैटर्न का क्वेश्चन हो जाएगा। सेवेंथ टर्म क्या होगा, 6 है, 12 है, 24 है, सेवेंथ टर्म बताओ कितना होगा, सेवेंथ टर्म कितना होगा, कैसे निकालोगे, T7 निकालना है, पहले वाले क्वेश्चन का T7 निकालना है, पहले ये आइडेंटिफाई करो T7 का मतलब क्या, a इंटू आर टू दी पावर 7-1 और a इंटू आर टू दी पावर 6। अब बताओ इस सीरीज में a कितना है, r कितना है, बस पुट करो आंसर आ जाएगा, बोलो a कितना है और r कितना है, a बताओ कितना है, ये वाले सीरीज में a कितना है, ये 6 है। 6 हाँ, और r, R भी तो मैम R2 है। r2 है, 12/6 ना, एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म, 2 है, 2 टू दी पावर 6, अब कैलकुलेटर लो और देखो कितना होता है, 2 3 4 5 6 इंटू 6, 384, 384 हो गया, ठीक है, तो ये देखो 384 यानी ऑप्शन ए। अच्छा अब इसको कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हो, कैसे, ये देखो पहला टर्म 6, उसमें 2 मल्टीप्लाई हुआ है तभी 12, 12 में 2 मल्टीप्लाई हुआ है तभी 24, तो पहला, ये दूसरा, ठीक है, तीसरा, चौथा, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, ये देखो ऐसे करके भी आंसर आ जाएगा, बिना फॉर्मूला लिखे भी आ गया 384। हम फिर से बताते कैसे होगा, अपना अपना कैलकुलेटर लो तुम लोग, पहले लिखो कैलकुलेटर पे 6, हम लिख रहे हैं, आराम से लिख रहे हैं, तुम लोग लिखो कैलकुलेटर पे 6 और इसको काउंट करो फर्स्ट टर्म, फर्स्ट से सेकेंड टर्म कैसे हुआ, इंटू 2 करके, तो 6 में तुम लोग इंटू 2 करो और जो आया उसको बोलो सेकेंड टर्म, फिर इक्वल करो थर्ड टर्म, फिर इक्वल फोर्थ टर्म, फिर इक्वल फिफ्थ टर्म, फिर इक्वल सिक्स टर्म, फिर इक्वल सेवेंथ टर्म, देखो 384 आ गया, ठीक है, 384 आ गया। ऐसे ही करके यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन में बोला है एट्थ टर्म बताओ, बोलो एट्थ टर्म कितना होगा, कैलकुलेटर पे करके बता सकते हो तो बताओ, एट्थ टर्म कितना होगा, सेम क्वेश्चन है, 6 12 24, अभी हम लोग सेवेंथ तक निकाल चुके हैं, सेम ही क्वेश्चन दे दिया है बाई चांस, तो मुझे बताओ इसका एट्थ, T8 बोला है, ये एट्थ टर्म कितना होगा, कैलकुलेटर पे अगर कर रहे हो इसके बाद नेक्स्ट इक्वल दबाने से ही तो एट्थ नंबर पता चल जाएगा, या फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर फॉर्मूला से कर रहे हो तो ये देखो इक्वल करने से आया 768, बताओ कर पा रहे हो तुम लोग कैलकुलेटर पे, T8 कैसे निकालोगे,
a इंटू आर टू दी पावर 8 माइनस 1, एक a इंटू आर टू दी पावर 7, a कितना है, सेम क्वेश्चन है, a का वैल्यू 6 है, r का वैल्यू 2 है, देखो सेम क्वेश्चन है, 6 12 24 6 12 24, ठीक है, 2 टू दी पावर 7, ठीक है, तो 2 टू दी पावर 7 कितना होगा, इंटू 6 करने से 768 ही आएगा, चेक करके देख लो, देखो 768 हो रहा है कि नहीं, कैलकुलेटर पे भी हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया कैलकुलेटर पे तुम लोग को क्या करना है, फर्स्ट टर्म कितना लेना है वैसे ही करो, ये देखो 6, टाइम बचेगा ना, फर्स्ट टर्म इंटू 2 किया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, हो गया 768। अब ये वाले क्वेश्चन में देखो थर्ड नंबर में बोला है T12 निकालो, 12th नंबर टर्म। अब ये माइनस जब होता है ना, थोड़ा कैलकुलेटर पे दिक्कत होता है करने पे, T12 निकालने के लिए बोला है, तब फॉर्मूला ही बेस्ट होता है, क्योंकि कैलकुलेटर पे करने जाओगे तो हो सकता है कि गलत सलत कर दिए हो, -128 है ना, इसका ध्यान रखना होता है, तो अगर पूरा कैलकुलेटर में मैनेज कर पाओगे तो ठीक है, हम दिखा देते हैं कैसे होगा, एक बार हम लोग फॉर्मूले से कर लेते हैं ताकि हमें सही आंसर पता चल जाए। तो T12 निकालने के लिए बोला है, अगर तुम लोग को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो हम बताते हैं, ये सीरीज में हमें T12 निकालने के लिए बोला है, बोलो कितना होगा T12, तुम लोग कैलकुलेट करके मुझे बताओ T12 कितना होगा, T12 कैसे निकालेंगे, a इंटू आर टू दी पावर 12 माइनस 1, तो a कितना है इस सीरीज में, a कितना है, r कितना है, बताओ, बोलो, एक ही चीज तो हम लोग कर रहे हैं, प्रैक्टिस हो रहा है, a का वैल्यू और r का वैल्यू बताओ कितना होगा, -128 -128 a है, और r, r बताओ, -2 -2 या फिर 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब -12, -2 तो नहीं होगा, एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, हाँ -1/2, एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म है ना, इसीलिए फॉर्मूला भी हमें साथ ही साथ याद रखना है, नहीं तो क्या होता है ना, ऐसे देख के लगता है इंटू 2, क्योंकि देखो ना इसमें इंटू 2 करने से तो ये बढ़ना चाहिए था, ये कम हो गया, मतलब यहाँ पर ऐसे होगा, एनी टर्म डिवाइडेड बाय, सॉरी हम ही उल्टा लिख रहे हैं, एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, ये देखो एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, अब ये हो जाएगा -1/2, ठीक है, -1/2, -1/2 टू दी पावर 11, ठीक है, अच्छा अब इसे तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 2 टू दी पावर 11, ये देखो माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस में प्लस, जैसे देखो ना -2 इंटू अगर -3 रहे तो हम लोग क्या लिखते हैं, +6 लिखते हैं, तो यहाँ से माइनस का कंसेप्ट तो हट ही जाएगा, जो भी आंसर आए क्यों ना हम लोग का ये प्लस में ही आएगा। अब 128 है और नीचे 2 टू दी पावर 11 है ना, तो 2 टू दी पावर 11 देखते हैं कितना होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2048 होता है, ठीक है, तो 128 इंटू 1/2 टू दी पावर 11, मतलब ये हो जाएगा 2048, तो कितना होगा 128 डिवाइडेड बाई 2048, चेक करते कितना होगा, 0.0625, ऑप्शन देखते हैं कैसा दिया हुआ है, ऑप्शन यहाँ पर, अच्छा यहाँ दिया है -1/16, तो हम लोग का आंसर तो माइनस में नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, अच्छा बी में है 16 और 1/16, देखते हैं कि 1/16 करने से क्या ये आता है, तो आंसर हो जाएगा यही वाला, नहीं तो नन ऑफ दिस होगा, 0.0625 ही आ रहा है, एक्चुअली ये 1/16 होगा, मतलब 128 ये शायद 2048 को 16 से डिवाइड कर देगा, देख लेते हैं, ये देखो 2048 डिवाइडेड बाई 128 करने से 16 आ जाएगा, हाँ ये देखो 16 आ गया, तो 1/16 का मतलब 0.0625, तो अगर तुम लोग पॉइंट में निकाल भी लेते हो तो आंसर बाकी मैच करके निकाल ही सकते हो, चेक करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा ना, ये देखो बस, हाँ एक चीज का ध्यान रखना है, जब हमें ऐसे माइनस में दिया हुआ रहेगा ना, तो कभी भी एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करके ही देखो, अगर हम लोग बाई चांस शॉर्टकट करने जाएंगे तो हो सकता है गलत हो जाए कि -1/2 होगा कि 2 होगा, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, ठीक है, और एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि हम लोग जो
आर निकाल रहे हैं वो इसमें मल्टीप्लाई होने से सेकेंड टर्म तो आना चाहिए ना, लेकिन 64 हो जा रहा है तो फिर 2 मल्टीप्लाई करने से लेकिन नहीं आता है हम लोग का। तो इसमें आंसर होगा हम लोग का सॉरी 0.0625 या फिर 1/16 जो हमें ऑप्शन के हिसाब से गिवन है। तो 1/16 यानी कि ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, अच्छा फोर्थ नंबर देखते हैं। अब ऐसा देखो ना, ऐसा डेटा ना कैलकुलेटर पे करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वैसे ही 1/2 आ रहा है, तो कैलकुलेटर में करोगे तो हमेशा ठीक कर पाओगे ऐसा जरूरी नहीं है। नॉर्मल ये सब जो डेटा है वो कैलकुलेटर पे आसानी से निकलता है। ठीक है, अच्छा इसमें बोला है फोर्थ टर्म बताने के लिए इस सीरीज का, तो फोर्थ टर्म बताओ कैसे निकालेंगे, ये भी पॉइंट पॉइंट से है। ठीक है, तो मुझे फोर्थ टर्म बताओ इस सीरीज का क्या होगा। दिख रहा होगा आप सभी को, देखो फोर्थ टर्म T4। T4 निकालने के लिए बोला है। T4 मतलब A इंटू आर टू दी पावर 4-1, तो A इंटू आर टू दी पावर 3। अब इस सीरीज का A और R बता दो, बोलो इस सीरीज का A और R कितना होगा। A R निकलेगा तो ही ना आंसर निकलेगा, A और R बता दो कितना होगा। बोलो A और R कितना होगा इस सीरीज का। A कितना होगा इस सीरीज का। 0.04 हाँ 0.04 हाँ, और R 5। ये देखो एनी टर्म यानी मैंने 0.2 लिया डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म यानी 0.04। अब कैलकुलेटर ले लो और चेक कर लो, 0.2 डिवाइडेड बाय 0.045। ठीक है, तो A 0.04 R क्यूब यानी 5 का क्यूब। ठीक है, अब कैलकुलेटर पे ही हो जाएगा, 5 का क्यूब मतलब 125 होता है, दिखा देते हैं। इंटू 0.04 कितना आ गया, 5 आ गया। देखो AR क्यूब आंसर 5 आ गया। ठीक है, तो T4 5 हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो गया। तो देखो अभी तक लेकिन हम लोग एक ही फॉर्मूले पे डिस्कशन करते जा रहे हैं, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 4 तक एक ही फॉर्मूला हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, अभी भी दूसरे फॉर्मूले में गए नहीं है। तो अगर तुम लोग मेरे साथ साथ कर लोगे तो घर पे और अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं होगा ना, यहीं पर याद हो जाएगा। अच्छा फिर इसके बाद देखो फिफ्थ नंबर, लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज बोल रहा है कि लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज क्या होगा। जो ये सीरीज का पहला टर्म 1 सेकेंड 2 थर्ड नंबर 4 टू 10 टर्म्स, टू 10 टर्म्स का मतलब है लास्ट टर्म 10 टर्म है। ठीक है, लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज टू 10 टर्म्स मतलब ये सीरीज 10 टर्म्स का सीरीज है, यानी हमें T10 निकालने के लिए बोला है। लास्ट टर्म दैट इज 10th टर्म वो हमें फाइंड आउट करने बोला है, तो T10 फाइंड आउट करने बोला है। फिर से सेम तरीके से A इंटू आर टू दी पावर 10-1, तो A इंटू आर टू दी पावर 9। अब इस सीरीज का A बता दो और R बता दो, इस सीरीज का A और R बता दो, आसानी से निकलेगा, इसमें तो कुछ झंझट है ही नहीं। A और R बताओ, बोलो A और R कितना होगा। A 1 होगा, R R बताओ। R2 एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, हाँ R2 हो जाएगा। 1 इंटू 2 टू दी पावर 9, तो 1 इंटू 2 टू दी पावर 9 मतलब कितना होगा, 2 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 512, तो 512 इंटू 1 यानी 512। तो आंसर कितना निकल के आ रहा है, आंसर निकल के आ रहा है 512। देखते हैं ऐसा कोई आंसर है कि नहीं, हाँ है ना, ऑप्शन ए। तो फिफ्थ नंबर का आंसर हो गया ऑप्शन ए। अच्छा फिर से वही सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक, मुझे कुछ क्वेश्चंस में वेरिएशन अभी तक नहीं दिखा है, देखते हैं आगे का क्या क्वेश्चन है। फिर से वैसा ही है, सिक्स्थ नंबर बोल रहा है कि लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज, ये जो सीरीज है इसका लास्ट टर्म निकालना है, जो सीरीज अप टू 7 टर्म्स तक जाता है। तो लास्ट टर्म कितना हो गया, इस क्वेश्चन का मतलब बताओ, लास्ट टर्म फिर कितना हो गया। द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज अप टू 7th टर्म, तो लास्ट टर्म कितना हो गया, लास्ट टर्म ही निकालने के लिए बोला है ना, लास्ट टर्म कितना हो जाएगा फिर 7 7, तो T7 निकालना है, 7 T7 निकालना है।
तो क्वेश्चन भी ना हमें समझ में आना चाहिए। देखो T7 निकालने के लिए बोला है, यानी A इंटू आर टू दी पावर 7 माइनस 1 A इंटू आर टू दी पावर 6। अब इस सीरीज का A बता दो और R बता दो। A बताओ और R बताओ। A1 और R, -3। हाँ R -3 हो जाएगा। एनी टर्म यानी -3 ले लो डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म जो कि है 1। कोई और भी ले सकते हो तुम लोग, लेकिन हम ये प्रेफर करते हैं कि पहला 2 से ही करो, बार बार इधर उधर जो है कि एक बार ये सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसा करने का जरूरत नहीं है। तो यहां से आ जाएगा -3। अब इसमें पुट करो सिंपल, 1 इंटू -3 टू दी पावर 6। अब देखते हैं कितना आता है, कैलकुलेटर पे चेक करो। 3 इंटू 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 729। अब क्वेश्चन ये है कि माइनस होगा कि प्लस होगा, बोलो। अगर पावर में इवन डेटा है तो माइनस होगा कि प्लस होगा? मैंने तो कैलकुलेटर पे माइनस प्लस लिखा नहीं था, लेकिन तुम लोग बताओ माइनस होगा कि प्लस होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा, क्योंकि टू दी पावर 6 है, मतलब इवन है तो पॉजिटिव ही होगा ना, तो 729 ही रहेगा। 6 नंबर का आंसर हम लोग का ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, कुछ भी अलग नहीं था। अच्छा नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज टू 31 टर्म। बोलो इसमें क्या निकालने के लिए बोला है? द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज टू 31 टर्म, इसमें क्या निकालने के लिए बोला है? कितना निकालने के लिए बोला है, बोलो। T31। T31 लास्ट, T31 ठीक है, लास्ट टर्म निकालने के लिए बोला है। सीरीज 31 टर्म्स तक जा रहा है, तो लास्ट टर्म T31। T31 का मतलब A इंटू आर टू दी पावर 31 माइनस 1, A इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1, वही तो फॉर्मूला हम लोग तब से कर रहे हैं। अच्छा अब इस सीरीज में A ढूंढो और R, बस आंसर आ जाएगा। A बता दो कितना है? A बताओ। हाँ x का स्क्वायर और R, हाँ 1/x। एनी टर्म यानी कि x लिख लो, नीचे x का स्क्वायर लिख लो, 1/x हो गया। ठीक है, तो a का मतलब x का स्क्वायर, r का मतलब 1/x टू दी पावर 30। अब बताओ कितना आंसर होगा? ऊपर x का स्क्वायर है, नीचे क्या हो जाएगा? x टू दी पावर 30। 1 के साथ 1 टू दी पावर 30 का मतलब तो 1 टू दी पावर 30 हो गया ना। देखो अगर किसी को ये चीज नहीं पता है, हम ये बताते हैं। इसका मतलब 1 टू दी पावर 30 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 30, दोनों में ही हम लोग इसे स्प्लिट कर सकते हैं। अब 1 को तो जितना बार मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, x टू दी पावर 30। ठीक है, इतना हमें जरूरत ही नहीं है, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। अगर किसी को याद नहीं है नॉर्मल कंसेप्ट, बहुत दिन मैथ नहीं करने से भूल सकते हो, तो इसीलिए। तो x टू दी पावर 2 x टू दी पावर 30। तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ ऊपर 2x है, नीचे 30x है, तो कितना x बचेगा, कहाँ बचेगा, मतलब आंसर क्या होगा वही बता दो। 1/x to the power 28। 1/x टू दी पावर 28। ये देखो ऊपर 2x है और नीचे 30x है, x है ऐसे करके, तो 2x तो कट गया, 30 में से 2 कट गया, बचा कितना? 28। ऊपर कितना है? 1 है, इसको 0 मत लिख दो। ठीक है, ऊपर कितना है? 1 है, तो 1/x टू दी पावर 28। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है हम लोग का? है, सी, ऑप्शन सी। फिर से वैसा ही क्वेश्चन था। देखो 1 से लेके 7 तक मुझे तो कोई क्वेश्चन में चेंजेस नहीं दिखा। अब शायद थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है 8th नंबर से। 8th नंबर में चेंजेस क्या है? सम निकालने के लिए बोल रहे हैं। सम ऑफ द सीरीज, ये सीरीज का सम निकालना है। ये सीरीज 7 टर्म्स तक जा रहा है, तो 7 टर्म का सम निकालना है, पूरे सीरीज का सम निकालना है। और ये सीरीज 7th टर्म तक जाता है, ऐसा हमें क्वेश्चन में बता रहा है। तो हमें A7 निकालना पड़ेगा। एक हम निकालते, फिर ऐसा और भी क्वेश्चन है, तुम लोगों से ही पूछेंगे। एक हम बता देते हैं, देखो याद हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं 8th नंबर। सीरीज जो है 7th टर्म तक जा रहा है, A7 निकालने के लिए बोल रहा है। मैंने बोला है एक ही फॉर्मूले से हम लोग कर सकते हैं, हमें दो दो फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है, इसी से बन जाएगा। A इंटू आर टू दी पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। और बाकी देखो ये 1 2 3 जो है, इसके बाद तुम लोग सीरीज जो है कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, लेकिन माइनस है, ध्यान से, हो सकता है गलत हो जाए। यहाँ पर A और R सेम, यहाँ भी A और R ही चाहिए हमें। A बता दो, R बता दो इस सीरीज का।
ए बताओ कितना है, आर कितना है? -2 and R-3। ए -2 आर हो जाएगा एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, यानी कि -3। ठीक है, तो ए -2 है, आर है -3 होल टू द पावर एन। एन कितना लिखेंगे बोलो, फॉर्मूले के हिसाब से एन कितना लिखें? 7। 7 टर्म्स तक होगा, 7 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ हुआ -2। अच्छा, -3 होल टू दी पावर 7, तो मुझे 3 टू दी पावर 7 निकालना चाहिए। 3 इंटू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2187 आ रहा है। अच्छा, मुझे बोलो माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा? 2187 तो लिख दिया, लेकिन माइनस था, यहाँ पर मुझे माइनस लिखना है कि प्लस लिखना है, बताओ। माइनस, क्योंकि ये 7 है, ऑड है, तो माइनस हो जाएगा। और -3 और -1 में हो गया -4। माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 हो गया। अच्छा, ये है 2187 और 1, ये दोनों तो ऐड हो जाएगा, तो 2188 आ रहा है। ये माइनस माइनस है तो प्लस का काम हो गया, और डिवाइडेड बाई 2, 1094, लेकिन माइनस में है। 1094 माइनस में। अब देखो, यही हम बता रहे थे, अगर हम लोग का आर जो है लेस देन 1 हो गया ना, यहाँ पर ये देखो आर लेस देन 1 हो गया। अब इस फॉर्मूले में ना माइनस प्लस का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा माइनस वाला कंसेप्ट आ जाएगा। लेकिन अगर इसी फॉर्मूले को हम लोग ऐसे करते 1 माइनस आर टू दी पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, तो इसमें देखो क्या होता, ए का वैल्यू -2, मतलब वो दूसरा फॉर्मूला जो मैंने बोला जरूरी नहीं है याद रखने का, क्योंकि दो फॉर्मूला याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो -3 टू दी पावर 7 कर लिया, फिर यहाँ पर हो गया 1 माइनस माइनस ऑफ 3। एक ही बात है, मुझे नहीं लगता है कुछ ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब इसमें कुछ ज्यादा आसानी हो जाएगा। कैलकुलेशंस तो दोनों में ही करना है, नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। ये -1094 होगा, इसका भी ध्यान रखना, इधर इधर माइनस चला गया, ये माइनस लेकिन रह रहा है। तो यहाँ पर आंसर ये वाला ऑप्शन सी। देखो कंफ्यूज करने के लिए ना हमें क्या क्या दे रखा है, नहीं ऑप्शन सी तो नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। ये देखो यहाँ पर 94 दिया है, ऐसा लग रहा है ये भी 94 ही था, लेकिन वो 4 नहीं था। ठीक है, और ये 94 प्लस में भी है माइनस में भी है, तो सही आंसर ऑप्शन ए है 1094 माइनस में। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर। द सम ऑफ द सीरीज टू 8 टर्म्स। हमें बोला है सीरीज का 8 टर्म तक का सम निकालना है, मतलब कितना निकालना है, एस ऑफ कितना निकालना है, बोलो। एस ऑफ कितना निकालना है, 8 टर्म तक का सम निकालना है, एस ऑफ कितना निकालना, 8। एस ऑफ 8 तो क्या हो जाएगा, ए इंटू आर टू दी पावर एन के जगह 8 लिख दो, 8 - 1 डिवाइडेड बाई r-1। अब ये सीरीज का बताओ, ए कितना है, आर कितना है, ए कितना है, आर कितना है, बोलो। 8 to 243। 243, हाँ, और आर, और R 0.33। लिख रही 0.33। फ्रैक्शन में रख दो, ठीक है, फ्रैक्शन में रख दो। ए आर हो जाएगा एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, इसे फ्रैक्शन में रख देते हैं। ये देखो ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 रख देते हैं। ठीक है, तो ए हो गया 243, आर हो जा रहा है हम लोग का 1/3 होल टू दी पावर 8 -1। ये फॉर्मूले में जैसे पुट करने से होगा 1/3 -1। अच्छा, अब सॉल्व करो इसे, देखो कैसे सॉल्व होता है। यहाँ पर 243 1/3 टू दी पावर 8, इसको सॉल्व करने से क्या होता है, 1/8 डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर 8। तो 3 टू दी पावर 8 पहले देख लेते हैं, 1/8 तो 1 ही होगा। 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 6561 हो रहा है। तो 1 डिवाइडेड बाई 6561 -1, और ये 3 LCM 1 - 3। अच्छा, चेक करते हैं कितना आता है, 243 6561 1 - 6561,
डिवाइडेड बाई -2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अच्छा, इसको फिर से सॉल्व करेंगे। 243 -6560, ये 1 माइनस हो गया ना, तो -6560 हो गया, डिवाइडेड बाई 6561 होल डिवाइडेड बाई -2/3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये देखो, ये क्या है, 243 इंटू -6560 डिवाइडेड बाई 6561, मैंने ब्रैकेट दे दिया, माइनस है ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो इसीलिए, ठीक है। इंटू ये -2/3 है, तो इसे 3/-2 कर देते हैं, चेंज हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो माइनस तो आंसर में नहीं आएगा, इतना पता चल रहा है। अब हम लोग इसका कैलकुलेशंस करते हैं, तो क्या क्या होगा, कैलकुलेटर ले लो। 243 इंटू 6560 इंटू 3, ये पूरा मैंने लाइन बाय लाइन मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइडेड बाई 6561 जितना आया, फिर डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो कितना आ रहा है देखते हैं। 364.44, 364.44। देखो मैंने क्या किया, अलग अलग लिखने का जरूरत नहीं है, ये और ये कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई जो है वो डिवाइडेड बाई ये भी होगा, डिवाइडेड बाई इतना भी होगा। क्या डेटा लिख के फिर से ये दोनों इंटू करके लिखना जरूरी है? जरूरी नहीं है। जो भी आंसर आएगा, ये तीनों मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइडेड बाई 6561 करो, फिर इक्वल कर दो, फिर डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो भी तुम लोग के पास आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इक्वल करके ये डेटा लिखना है, फिर ये डेटा लिखना है, फिर निकालना है, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो कैसे करने से भी आ जाएगा, ये जो डेटा आया डिवाइडेड बाई 6561 अगेन डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आंसर आ जाएगा। अभी देखते हैं ऑप्शन ऐसा है कि कुछ और तरीके से। ऑप्शन है 36, तो 36 तो नहीं आ रहा है। अच्छा, उसके बाद ये वाला देखते हैं, ऑप्शन है 36 एंड 13/30, तो 36 इंटू 30 करते हैं, जितना आ गया प्लस 13, इसका आ रहा है 1093/30। अब 1093/30 करके देखते हैं क्या उतना आंसर आ रहा है जितना हम लोग का आ रहा था। नहीं, हम लोग का तो 364.44 है, ये आ रहा है 336.4, तो ये भी हम लोग का आंसर नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं रहा है। इस पे चेक करते हैं, 36 इंटू 9, 324 प्लस 1, 325/9, तो देखते हैं कितना आता है। ये भी आ रहा है 36.111, तो ये भी हम लोग का आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। इसका आंसर हम लोग का इसमें से कोई भी नहीं होगा, आंसर होगा डी, नन ऑफ दिस, ठीक है। डी नन ऑफ दिस होगा, तुम लोग चेक करके देखो, डी नन ऑफ दिस होगा, क्योंकि बाकी किसी आंसर से हम लोग का मैच नहीं हो रहा है। हो ही सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा हम लोग का एबीसी से ही आंसर आए। फिर देखो 10th नंबर, यहाँ पर बोल रहा है सम निकालना है 18th टर्म तक, ठीक है। इसमें तुम लोग मुझे बताना ए कितना है और आर कितना है। ए कितना है यहाँ पर बताऊं, पहले नोट डाउन करेंगे, फिर उसके बाद पीछे लिखेंगे। बोलो ए और आर कितना है। A1/√3 और R√3। हाँ, 1 डिवाइडेड बाई 1/√3, 1 इंटू √3/1 यानी कि √3, एनी टर्म डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है, एस ऑफ 18, देखते हैं, देखो कैसे है। यहाँ पर लिखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10। एस ऑफ 18 निकालने के लिए बोला है। यहाँ पर ए लिख लेते हैं, ए है 1/3 और आर है 1 डिवाइडेड बाई 1/√3 यानी कि 1 इंटू √3/1 यानी कि √3, ठीक है। अब यहाँ पर s/18 निकालने के लिए बोला, a इंटू r⁻18 -1 हो जाएगा और r-1। a है 1/√3, r है हम लोग का √3 होल टू दी पावर 18 -1 डिवाइडेड बाई √3 -1, ठीक है। अच्छा, अब ये रूट का कैलकुलेशन कैसे होता है, देखो रूट का, देखो कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो डिपेंड करता है हमारे पास ऑप्शन कैसा है। देखो ऑप्शन कुछ इस तरीके से है, अगर √3 का देखा जाए तो ये तो √3 के बिना एक आंसर है, मतलब हर जगह पे हमें 9841 लेकिन दिख रहा है,
मतलब हो सकता है कि अगर ऑप्शन नन ऑफ दिस ना हो तो हम लोग का 984 आएगा कैलकुलेशन करके, ठीक है। अब आंसर या तो √3 होगा नीचे, या तो √3 हट जाएगा, या तो हम लोग का ऐसा होगा। अब कौन सा आंसर होगा ये देखो, यहाँ पर जो पैटर्न दिया हुआ है, अगर तुम लोग कभी रूट का कैलकुलेशन किए, जैसे एक चीज होता है √3 इंटू √3 कितना होता है बोल सकते हो, √3 इंटू √3, अगर ये पता है तो कैलकुलेशन समझ। 3 होता है, ठीक है। √3 3 होता है, √2 2 होता है। इसका लॉजिक ये है, ये एक्चुअली √3 का मतलब 3 टू दी पावर हाफ और 3 टू दी पावर हाफ। जैसे 3 टू दी पावर 2 और 3 टू दी पावर 2 होने से कितना कर देते हो, 2 + 2, ठीक है। तो 3 टू दी पावर 4 कर देते हो ना, वैसे ही ये हो गया हाफ प्लस हाफ, यानी कि 1 हो जाता है, हाफ प्लस हाफ 1, तो इसीलिए 3 आता है। और एक चीज होता है, अगर तुम लोग कभी सर्ट्स, ये मैथ्स में से सर्ट्स बोलते हैं, अगर ये टॉपिक कभी भी किए होगे जरूर, अभी शायद याद नहीं है, बोलते हैं कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना चाहिए। जैसे अगर √3 + 1 है, तो इसका कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसे √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर हमारे पास √3 - 1 है तो इसे हम लोग √3 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन ऐसे ही नहीं करेंगे, हम बताते कैसे यूज होगा, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते समझ में आएगा। ये तो लिख लिया, जैसा फॉर्म जो हमारे पास डेटा था उससे हम लोगों ने पुट कर लिया। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, √3 टू दी पावर 18 को कितना लिख सकते हो, पहले ये बताओ। √3 जैसे 2 बार √3 का मल्टीप्लीकेशन का मतलब अगर एक बार 3 हुआ तो 18 में कितना होगा, फिर से √3 करो, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 बता सकते हो। मतलब 2 √3 में, अगर 2 √3 में एक 3 होता है तो 18 √3 में कितना 3 होगा बोलो, 2 के बदले एक आधा होता है ना, तो 18 का कितना होगा, 9. 9 होगा, ठीक है। अगर 2 √3 से हमें मिलता है एक 3, ठीक है, तो 18 √3 से कितना मिलेगा, अगर 2 √3 से एक 3 मिलता है, 2 के बदले एक, ठीक है, तो एक के बदले 1/2, तो 18 के बदले कितना हो जाएगा, 18/2 यानी 9। और अगर मतलब चाहो तो ऐसे करके खुद से घर पे लिख के तुम लोग देख सकते हो, ऐसे करके 18 टाइम्स अगर लिखोगे तो तुम लोग का 9 ही आएगा, ठीक है। तो सिंपल सा बात हो गया, 2 के बदले एक होता है ना, तो ये 9 हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 9 - 1। अब ये 3 टू दी पावर 9 जो है कैलकुलेटर में सॉल्व हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आ गया 19,683, ठीक है, लिख लेते हैं -1 डिवाइडेड बाई √3 - 1। अब इसका सोल्यूशन थोड़े से ध्यान से देखो, ठीक है। यहां तक तो नॉर्मल था, बस तुम लोग को ये समझना था कि अगर 2 √3 से एक 3 आता है तो 18 √3 से 9 3 होगा, तो 3 टू दी पावर इसीलिए मैंने 9 रखा, ठीक है। √3 का मतलब 2 √3 से एक 3, तो √3 टू दी पावर 18 इज इक्विवेलेंट विथ 3 टू दी पावर 9, ठीक है। अब ये माइनस हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में, 1/√3 ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, 1/√3 जैसा है वैसा मल्टीप्लीकेशन, ये माइनस हो जाएगा, 19683 - 1 यानी 19682 हो गया, ठीक है। और नीचे कुछ डेटा है दैट इज √3 - 1। अब इसे हमें सॉल्व करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि अगर √3 - 1 है, इसे एलिमिनेट करने के लिए √3 - 1 है, हम लोग यहाँ पर √3 + 1 लगाएंगे। अभी इस पे हम डिस्कशन कर रहे थे, क्या हम लोग ऐसे ही कहीं पर कुछ लिख सकते हैं, नहीं, ऐसे ही नहीं लिख सकते। अगर हम नीचे लिख रहे हैं √3 + 1, सिमिलरली मुझे ऊपर भी लिखना चाहिए √3 + 1। मतलब ये जस्ट सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई किया गया, लेकिन मेरा जो मेन सोल्यूशन है उसमें कोई चेंजेस नहीं, बिकॉज दिस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एज इट इज ही रहेगा। तो हम लोगों को कुछ ऐसा मल्टीप्लीकेशन, एडिशन या डिवाइड करना परमिसेबल हो सकता है किसी एग्जिस्टिंग डेटा में, जिसमें उस डेटा का जो मतलब एक्चुअल डेटा जो है उसमें कुछ लेकिन चेंजेस नहीं होना चाहिए। मतलब जब हम लोग अपने मन से कुछ मल्टीप्लाई करें, जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, उसका बात अलग है, लेकिन हम लोग अगर अपने मन से कुछ कर रहे हैं तो ऐसा ही कुछ करो ताकि ओरिजिनल डेटा पे कोई चेंजेस ना आए, ठीक है। तो अगर मैंने नीचे √3 + 1 लगाया, ऊपर भी लगा दिया, तो बात तो बराबर हो गया, डेटा वही रहा। लेकिन इससे फायदा क्या होगा, देखो इससे क्या फायदा होगा, यहाँ पर ये 1 √3
इंटू 19682 ही रहेगा, √3 + 1 ये रहेगा। अच्छा, अब ये क्या हो गया, अगर तुम लोग को थोड़ा सा अलजेब्रा का फॉर्मूला याद है, a² - b², तो ऐसा फॉर्मूला होता था a + b इंटू a - b। किसी किसी चैप्टर में हम लोग ये वाला चीज कर चुके हैं, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ कि ये वैसे भी बचपन वाला फॉर्मूला है, ठीक है, अगर भूल गया हो तो अभी याद करो। तो √3 - 1 और √3 + 1 ये यहाँ से, इससे हम लोग a² - b² कर सकते हैं। तो इसमें एक a मान लो, एक को b मान लो, तो √3 को अगर हम लोग a मान लेते हैं और 1 को अगर हम लोग b मान लेते हैं, तो √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसके भी हाफ में, ऐसे करके, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 1/√3 जैसा था वैसा ही लिख रहे हैं, 19682। देखो डिजिट्स काफी बड़ा बड़ा है, लेकिन एज इट इज हम लोग लिखे जा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों ने चेंजेस किया मेथड को यहाँ से, ठीक है। 3 - 1 2 हो जाएगा। इससे देखो मेरा सोल्यूशन जो है आंसर के साथ मैच होने लायक हो रहा है, नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन सा आंसर है। डिवाइडेड बाय ये 2 हो गया। अब ये शायद 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हम लोग का पीछे 2 है, तो 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 9814 आया, 41 इतना आ रहा है, 9841। तो हम लोग का क्या आंसर आ गया, ये देखो 1 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 9841 इंटू √3 + 1, यही तो दिया हुआ है। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ मैच होता है। तो ये इस ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, 9841 इंटू 1 + √3 डिवाइडेड बाई √3। ये तो प्रेजेंटेशन का तरीका है, हम लोग भी लिख सकते हैं, ये तो प्रेजेंटेशन का तरीका है। पहले 9841 लिख दो, फिर इंटू कर दो, √3 + 1 लिखो, नीचे √3 लिखो, 1/√3 मतलब √3 लिख ही सकते हैं ना। अब a इंटू b इंटू c है, अब ऐसे लिखो BCA लिखो या ACB लिखो, क्या फर्क पड़ता है, मल्टीप्लीकेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है, ये हम लोग ऐसे प्रेजेंटेशन करना जरूरी नहीं है, हम तुम लोग को आंसर के साथ मैच करवाने के लिए ऐसे लिख के दिखा दिए, ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए कि ये ऑप्शन ए से ही मैच हो रहा है, ठीक है। तो 1/√3 9841 और इंटू √3 + 1, तो ये 1 मल्टीप्लाई हो गया, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो ये सब मल्टीप्लाई होने से नीचे √3 आ गया, और ये सब मल्टीप्लाई होने से 9841 डिवाइडेड बाय √3 + 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का ये कैलकुलेशन होगा। तो ये थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन काफी मतलब लंबा है, क्योंकि इसमें ये √3 देके ना इसका कैलकुलेशंस जो है काफी बढ़ा दिया है, ठीक है। तो देखो हम एक बार फिर से बताते हैं हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले √3 18 का मतलब 3⁻9 है, वो समझो। 3⁻9 को कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, बाकी देखो एज इट इज लिखे जा रहे हैं, अभी तक कोई चेंजेस नहीं है। फिर 19683 को -1 करके 19682 लिखा, यहाँ तक एज इट इज चला। यहाँ पर मैंने ये जो मल्टीप्लीकेशन तुम लोग को समझाया, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना। तो ये देखो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, कॉन्जुगेट का मतलब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगाया, लेकिन ऐसे ही लगा देंगे तो ओरिजिनल डेटा बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब ओरिजिनल डेटा को हम लोग चेंज नहीं कर रहे, कर भी नहीं सकते अपने मन से। अब उसके बाद कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया, यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये डेटा हमें मिलेगा, ठीक है। बाकी फिर कैलकुलेशन करते गए तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का 10th वाला हुआ। अब 11 से जो है, 11 से लेके 14, ये देखो ये यहाँ पर ही हो जाएगा, मतलब ये काफी आसान है। जैसे देखो यहाँ पर बोला है द सेकेंड टर्म ऑफ जीपी इज 24, फिफ्थ टर्म इज 81, द सीरीज इज। क्या इसके लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा? बिल्कुल कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं। ये देखो ये ओरली निकल जाएगा। सेकेंड टर्म बोला है 24, ठीक है, और फिफ्थ टर्म बोला है 81। तो मुझे बोलो यहाँ से देख के तुम लोग बोल सकते हो कौन सा आंसर हम लोग का सही है, यहाँ से देख के ही बता सकते हो। बोलो सेकेंड टर्म 24 है, इस बात पे ध्यान दो, यहाँ से देख के बताओ कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसी में सेकेंड टर्म 24 है ना। लेकिन नन ऑफ दिस भी तो हो सकता है, सिर्फ इसी बात पे तो हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते। अगर ये तो नहीं होगा पता चल रहा है, क्यों? क्योंकि इसका सेकंड टर्म 36 है, इसका सेकंड टर्म 36 है, ये कंफर्म, ये दो नहीं होगा। ये तुम लोग बोल रहे हो क्योंकि इसका सेकंड टर्म 24 है, लेकिन तुम लोग इसका फिफ्थ टर्म भी निकाल के देख लो, अगर 81 आता है तो ठीक है, यही आंसर होगा, अदरवाइज नन ऑफ दिस भी तो हो सकता है। तो ये देखो यहाँ पर हम लोग कैसे करके फाइंड आउट करेंगे। ये 16 से 24 कैसे हुआ होगा, ये बताओ। 16 से 24 कैसे हुआ होगा, कितना मल्टीप्लाई करके हुआ होगा? 16 से 24, 36, 54 कितना मल्टीप्लाई करके हुआ होगा?
कैसे निकालोगे? a इंटू r, तो r कैसे निकालोगे? 24/16, 8 से कैंसिल आउट करो, 3/2, तो 3/2 मल्टीप्लाई करना है, तो 16 में 3/2 मल्टीप्लाई करके देखे कैलकुलेटर पे ही बन जाएगा 24 में फिर से 3/2 मल्टीप्लाई करके देखो 36, फिर इसमें 3/2 मल्टीप्लाई करके देखो 54, फिर इसमें 3/2 मल्टीप्लाई करके देखो 81। हाँ ये सही है, इसका मतलब नन ऑफ दिस नहीं आएगा, ठीक है, नन ऑफ दिस आंसर नहीं आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को चेक करना है, ये मतलब एकदम एमसीक्यू के तरह ही है, जैसे कि ये वाला काफी बड़ा था क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, हम लोग का आंसर फिर क्या निकल के आया, ऑप्शन सी, ठीक है। इसका रीजन है 16, 24, 36, 54, क्योंकि इसका T2 24 है और T5 भी हम लोगों ने चेक किया, कितना निकल के आया, 81 निकल के आया। कैसे किए एक बार यहाँ लिख देते हैं, नहीं तो कभी अगर तुम लोग चेक करोगे इसे फिर समझ में नहीं आए तो। A 16 है, R हम लोगों ने निकाला 24/16, एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म 3/2, यानी इंटू 3/2 इंटू 3/2 24 में, फिर 36 में इंटू 3/2, फिर 54 में मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3/2, तो हम लोग का 81 निकल के आएगा। तो इससे कंफर्म हो गया, ऑप्शन सी हम लोग का आंसर होगा। इसके बाद वाला भी ओरली होगा क्वेश्चन, देखो 13 वाला यहाँ पर क्या बोला है, सॉरी 12 वाला, द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ ए जीपी इज 39, बोल रहा है कि 3 नंबर जीपी में है जिसका सम 39 है, प्रोडक्ट 729 है, नंबर्स क्या होगा, कैसे पता करेंगे? ये तीनों का ऐड करके देखो 39 होता है कि नहीं, और मल्टीप्लाई 729 होता है कि नहीं, चेक करते हैं। 3 + 27 + 9 कितना हुआ, 39। हाँ एडिशन तो 39 हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन चेक करो, 3 × 27 × 9 कितना हुआ, 729। तो क्या यही आंसर हो जाएगा? नहीं, सिर्फ इससे कंफर्म मत करो, अगर ये जीपी में है, क्या ये जीपी में है, चेक करते हैं, चेक करो 3 में कितना इंटू करने से 27 होगा, क्या ये जीपी है? तुम लोग को लग रहा है क्या ये जीपी है कि नहीं? जीपी का चेक करो, क्या ये जीपी है? 3 में 9 मल्टीप्लाई करने से 27 में तो 9 मल्टीप्लाई करने से 9 नहीं होगा, क्योंकि हमें तो सेम डेटा मल्टीप्लाई करते जाना है। तो क्या ऑप्शन ए मेरा जीपी में है, क्योंकि तीनों नंबर तो जीपी में भी होना चाहिए, क्या ये मेरा आंसर होगा या फिर कौन सा होगा? तुम लोग बताओ कौन सा आंसर होगा। मतलब हम ये सिखा रहे ओरली कैसे चेक करोगे, हम ऑप्शन सी हो, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ये हाँ ये जीपी में है, 3 × 3 9, 9 × 3 7, ये जीपी में भी है, और ये तीनों का ऐड करने से 39 भी आएगा। क्यों? देखो ना डेटा तो सेम ही है, 3 27 9, 3 9 27, ऐड करो 39 आएगा, मल्टीप्लाई करो 729 आएगा। वो हर एक ऑप्शन में ही होगा, लेकिन उससे इसीलिए नहीं चेक कर सकते। चेक क्या करना है, क्योंकि वो जीपी में है तो जीपी का कंडीशन चेक करो, अगर जीपी का कंडीशन चेक हो जाता है तो इसका मतलब वही आंसर होगा, अगर कुछ भी नहीं होगा तो नन ऑफ दिस होगा। तो हम 12 का लिख देते हैं, कौन सा आंसर होगा? 12th नंबर का हम लोग का हो जाएगा सी। 3 9 और 27 से चेक करते हैं, 3 × 3 9 × 3, इसीलिए ये जीपी में है, ये जीपी में है एज वेल एज ये। अच्छा ये इसको लिख के फायदा भी नहीं है, एडिशन और डिलीशन, ये तो एडिशन और उसमें क्या बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन, दोनों हर एक केस में तो सेम ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा और ये वाला भी हम लोग का ओरली हो जाएगा, ये देखो, इन ए जीपी ए प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म 27/8, द मिडिल टर्म, बोल रहे 3 टर्म का प्रोडक्ट जो है वो है 27/8, ठीक है। अब 3 टर्म जब बोलेगा तो क्या क्या हो जाएगा, ये देखो मिडिल टर्म पूछा है, ये देखो, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा लेकिन आसान है। ये देखो क्या क्या होगा, ये ए, उसके बाद ए आर, उसके बाद ए आर स्क्वायर, ऐसा होता है, तीनों टर्म बोला है हमें, ठीक है, ऐसा नहीं बोला है एक नंबर जीपी में है तीन, वो अलग होता है। ये देखो जैसे मैंने यहाँ पर तुम लोग को एक चीज लिखवाया था ना, उसके साथ कंफ्यूज मत हो जाओ, 3 नंबर्स आर इन जीपी, अगर 3 नंबर जीपी में होगा तो ऐसा लिखना पड़ेगा और कुछ डेटा नहीं दिया हुआ रहेगा तो। लेकिन यहाँ पर हमें बोला है कि इन ए जीपी, एक जीपी में प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म बोला है, ठीक है, फर्स्ट 3 टर्म, तो फर्स्ट 3 टर्म हमें पता है ए आर स्क्वायर होता है। फर्स्ट 3 टर्म का मल्टीप्लीकेशन बोला है 27/8, हमें बोला है मिडिल वाला टर्म बताओ, मतलब ए आर निकालना है, तो ए क्यूब आर क्यूब, ये देखो मल्टीप्लाई करके 27/8, तो ए आर का होल क्यूब, और ये
3/2 का होल क्यूब, क्योंकि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 27, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 8, तो AR आ गया 3/2। AR इज द मिडिल टर्म, AR इज द मिडिल टर्म, तो इसका मतलब आंसर हो गया हम लोग का 3/2, यानी कि ऑप्शन ए, AR इज द मिडिल टर्म। तो 3/2 हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखो इसके आगे हम लोग को करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसके आगे हमें करने का जरूरत ही नहीं है, ये AR निकल गया तो मिडिल टर्म जो है वो कैलकुलेट हो गया। अच्छा, इसके बाद ठीक है, इसके बाद और नहीं करते, आज इतना ही करते हैं हम लोग, 13 तक करें, इसके बाद हम लोग 14 से करेंगे। 14 से 24 यहाँ पर हम लोग का बाकी है, 14 से 24, लेकिन इसमें सारा क्वेश्चन हम बता देते हैं। यहाँ पर हम लोग, तुम लोग ट्राई कर सकते हो कौन कौन सा क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं है, लाइक 15, 16, ठीक है, ये करने का जरूरत नहीं है। 15, 16 हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ पर मैंने जो लिखवाया ना, जो बाद में करने का मैंने एक लिस्ट लिखवाया है, वहां पर इस 15, 16 को ऐड कर देते हैं। 15, 16 एक्सरसाइज 6B का ये हम लोग इसके साथ करेंगे, ये करेंगे भी नहीं। अगर तुम लोग मतलब होमवर्क करते हो इसका, तो 15, 16 के अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस कर सकते हो जाएगा, एज इट इज है, ठीक है। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट दिन करेंगे।